हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए ड्रामे की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है लव स्काउट। जिसका एपिसोड 1 में जियोन को देखते हैं जो पीपल्स कंपनी की सीईओ है, जो मिस्टर क्वान से मिलने आई थी, जो है डिजाइनर थे जीनियस मोटर्स के, और वो उन्हें के साथ काम करने के लिए मिल रही थी उन्हें। बट वो कहते कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियोन पूछती कि कोई कारण है। वैसे भी मैंने सुना है कि आपकी टीम फाइनेंशियल इशू फेस कर रही है और कंपनी के साथ भी डिफिकल्टीज चल रही है, और शायद आपकी रिजाइनिंग की भी वो तैयारी कर रहे हैं। जो नेक्स्ट चाल खेलती है और उनकी ऑटो डिजाइन सिखाती है जो 20 साल पहले उन्होंने सबमिट की थी, और वो डिजाइन रेस कार की थी, पर वो थी तो फैमिली कार ही। मतलब डिजाइन उसकी रेस कार जैसी थी पर वो फैमिली कार थी। और वो कहती कि आप नंबर 1 यंगेस्ट रेसिपिएंट बन गए। तो मिस्टर क्वान कहते कि हाँ, बस ये सब पुरानी बातें हैं, अब दुनिया बदल गई है। और यही जून उन्हें अपना बिजनेस प्रपोजल दिखाती है और कहती कि मेरे पास क्लाइंट्स भी हैं, पर उन्हें आप चाहिए, यानी कि नंबर 1। पर मिस्टर क्वान वहां से जाने लगते हैं उसकी बातें सुनकर। पर जून उन्हें कहती है कि आपको फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर्किट में पहले जितनी लोगों की भीड़ नहीं होती है। बदलाव बुरे होते हैं और उसे अपनाने में कोई दिक्कत भी होती है हमें, और मैं आपके कॉल का वेट जरूर करूंगी। और वो वहां से चली जाती है। मिस्टर क्वान पर उसकी बातों का असर तो हुआ था। वो पास्ट याद करते हैं जब वो पमीर 30 के हेड डायरेक्टर बन गए थे और सारी अटेंशन उन्हें ही मिल रही थी, और उन्होंने हैंग्यूक मोटर्स कंपनी के लिए मूव भी कर लिया था। जो उनका इंटरव्यू चल रहा था उसके बाद वो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है, और बाद में वो रियलाइज करती है कि वो तो किसी और की गाड़ी में बैठ गई है। तो वो वहां से चली जाती है और ऑफिस अपने पहुंचती है। मिस सीओ से वो पूछती है कि मेरा सेक्रेटरी कब आने वाला है। मिस सीओ कहती कि हमने एप्लीकेशन तो डाला है और तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि इस साल कितनों ने क्विट किया है। जून ऑफिस पहुंचती है जहां उसे टेबल लग जाती है, पर वो उन्हें देखती तक नहीं कि उसे कितनी चोट लगी है और कितनी नहीं, और सीधा काम करने पर लग जाती है जहाँ सारे पेपर्स बिखरे पड़े थे। उसका ऑफिस तो खंडर बन गया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ काम करे जा रही थी। जून मिस्टर यांग के बारे में देखने लगती है जिन्होंने मेट्रोफोल बनाया था, जो हंस इलेक्ट्रॉनिक्स के टीम चीफ थे, और जीउन उन्हें ही ऑफर करने वाली थी नेक्स्ट। यहाँ हंसू कंपनी के एमडी बता रहे थे कि मिस्टर यांग को हमारी कंपनी में स्टे करवाने के लिए कौन काम करेगा। और तो मिस्टर सांग कहते हैं कि यून हो हैंडल कर लेगा। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो की, मेन लीड की, यूनहो की, जो आते ही मिस्टर यांग के डेस्क पर चेक करने लगता है, जो वहां नहीं थे। वो उनके कॉफी भी लाया था, पर वो लीव पर थे। तो वो देखता है कि उनके डेस्क को और वह कैलेंडर भी देखता है जहां 6 मार्च को मार्क किया गया था, जो आज ही का दिन था। तो वो खुद लीव लेता है और मिस्टर यांग को देखने जाता है क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। जियोन मिस्टर यांग के साथ थी और वो मिस्टर यांग का माइंड बदलने की कोशिश कर रही थी। वो कहती कि हंसू इलेक्ट्रॉनिक्स अब ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा हार्डवेयर इंडस्ट्री में। मेरे क्लाइंट इंटरेस्टेड है इन्वेस्टिंग के लिए, और वो उन्हें अपने क्लाइंट की कंडीशन दिखाते हैं, और ये आपके लिए बेस्ट ऑफर है, ये वो ऐसा कहती हैं, बस डिजाइन आपका होगा। तभी पीछे से इन्हो आता है और मिस्टर यांग उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। इन्हो जी उनको अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं माफी चाहूंगा, पर मिस्टर यांग हमारी कंपनी के वैल्यूड मेंबर हैं। और वो खुद वहां से चला जाता है ताकि वो बात कर पाए। और मिस्टर यांग भी कहते हैं कि मुझे अब चलना चाहिए, बाद में बात करते हैं। जून इन्हो को कहती है कि क्या गेम खेला तुमने। मिस्टर यांग को मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने ही वाले थे अगर तुम बीच में ना आते तो। इन्हो कहता है कि उन्हें बहलाना बंद कर दो, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। वो हमारे साथ लॉयल हैं और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हमारी कंपनी को छोड़ेंगे। तो जून कहती कि तुम भी देखोगे कंपनी कभी भी वर्कर को फुल अकाउंटेबिलिटी नहीं देती, और चली जाती है वहां से। रात हो गई थी और जून सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, पर उसका फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था, और पीछे से इन्हो आ रहा था उसकी मोबाइल की टॉर्च लेकर। वो आगे चला जाता है पर वो देखता है कि जून की बैटरी खत्म हो गई है। तो इन्हो उसे टॉर्च दिखाकर उसकी हेल्प करता है। जून देखती है कि उसके फोन पर फ्रॉक का स्टिकर है, और वो दोनों वैसे ही नीचे उतर जाते हैं। वो एक दूसरे के करीब भी आ जाते हैं और एक दूसरे को देख भी रहे थे। वो नीचे आते हैं और जून से कहती कि फिर से एक दूसरे के बीच में नहीं आते हैं, और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। मिस्टर यांग अपने कलीग्स के साथ पार्टी करते हैं जो यूनहो ने अरेंज की थी।
और उसके बाद वो और मिस्टर यांग बातें करते हैं और वो कहते कि लग रहा है कि तुम ही जीते हो, बोलो क्या कहना चाहते हो। तो उन्हें उनका फर्स्ट मॉडल दिखाता है जो उन्होंने कंपनी में फर्स्ट टाइम बनाया था और कहता है कि हैंसू कंपनी के साथ आपको और भी काम करने हैं और सीरीज कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट डे मिस्टर यांग जीवन से मिलते हैं पर उन्हें उनके बेटे से मिलने जाना था तो जीवन उन्हें ड्राइव करके ले जाती है और जाते जाते वो उन्हें अपना प्रपोजल देती है। वो देखने ही वाले थे पर तभी उनके बेटे का वीडियो कॉल उन्हें आता है जहाँ इन्होंने उनके लिए स्नैक्स भेजे थे और खुद भी वो वहां था और मिस्टर यांग उसे देख बहुत खुश हो गए थे, मैनी उनके बेटे को। और यूनहो भी जीवन को देख लेता है और साफ साफ था कि इन्हो जीवन से आगे था और मिस्टर यांग ने जीवन को मना कर दिया था कि वो मूव नहीं करेंगे। मिस्टर यांग को मूव करने से इन्होंने रोक लिया था तो वो अपने कलीग्स के साथ पार्टी कर रहा था। उन्हें वहाँ मिस्टर सॉन्ग भी ज्वाइन कर लेते हैं और वो कहते कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, हमने उन्हें ऑफर ही ऐसे दिए कि वो जा ही नहीं पाए और वो सबको ड्रिंक देने लगते हैं। इन्हो जब अपनी ग्लास आगे करता है तो मिस्टर सॉन्ग उसके ग्लास में ड्रिंक नहीं डालते जिससे इन्हो को बुरा लग जाता है और बाकी के लोग भी ऑकवर्ड हो जाते हैं। पर यूनहो खुद आगे बढ़ के उन्हें ड्रिंक पॉर करने लगता है। उन दोनों के बीच में किसी चीज का गुस्सा या नाराजगी जरूर थी। मिस्टर सॉन्ग को वो टैक्सी में बिठाता है तो मिस्टर सॉन्ग नशे में ही कह रहे थे उसे कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें वही मिला है जो तुमने बोया है। और वो वहां से घर चले जाते हैं। उसके बाद यूनो भी घर चला जाता है। यूनो अपनी बेटी बियोल को लेने जाता है जो उसने नेबर्स के पास रखी थी, मतलब वहां छोड़ा था उसने। उसकी नेबर का नाम सू हेवॉन था जो अपनी मॉम और अपने छोटे ब्रदर के साथ वहां रहती थी जो बियोल के साथ ही पढ़ता था। यूनहो और उसकी बेटी जाने के बाद सू हेओन की माँ उसे कहती है कि यूनहो बड़ा अच्छा लड़का है और एक अच्छा पिता भी है और याद रखना एक अच्छा पिता ही एक अच्छा पति बनता है। और सू हेओन कहती कि ऐसा कुछ नहीं है मॉम और अपने रूम में चली जाती है। वो यूनहो को लाइक करती है। यहाँ मिस्टर किम और बाकी वर्कर्स बात कर रहे थे कि मिस्टर सॉन्ग और यूनहो के बीच क्या प्रॉब्लम है, वो इतना क्यों नफरत करते हैं यूनहो को। तो मिस्टर किम बताने लगते हैं कि बहुत टाइम पहले वो दोनों रिन्यूअल कराने की तैयारी कर रहे थे मैनेजमेंट सिस्टम का और वो दोनों ही बहुत खुश थे। पर यूनो को उसकी बेटी बेओल की टीचर उसे उसकी ड्राइंग दिखाती है जिसमें बेओल ने अपनी सैड और अकेली अकेली तस्वीरें बनाई थी। टीचर बताते हैं कि आपकी बेटी किसी से बात नहीं करती, उसे आपकी और आपके प्यार की जरूरत है, आपका टाइम की भी जरूरत है उसे। तो यूनो मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि मैं पेरेंटल लीव लेने जा रहा हूँ, जिस पर मिस्टर सॉन्ग बहुत नाराज होने लगते हैं कि तुम हमेशा यही एक्सक्यूज देते आ रहे हो और क्या सिर्फ तुम्हारे ही बच्चे हैं, ये हमारा अच्छा मौका है और तुम क्यों अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। पर उनकी एक नहीं सुनता और बियोल को इम्पोर्टेंस देते हुए वो लीव पर चला जाता है। और तब से मिस्टर सॉन्ग उससे रूडली बिहेव करते हैं। इन्हो बियोल के लिए खाना बनाता है, उसकी सारी चीजें वो करता है और बियोल के लिए उसके पापा हीरो बन गए हैं। इन्हो बियोल और सियोजिन को स्कूल छोड़ने जाता है और जब वो रास्ते से जा रहे थे तो इन्हों को देख लड़कियां भी और बूढ़ी बूढ़ी आंटियां भी उस पर फिदा होने लगती हैं। इन्होंने गुड मॉर्निंग कह के जा रहा था तभी एक बॉल उस लेडी की तरफ आने लगता है कि जिससे इन्हों पकड़ लेता है टाइम पर और सभी उस पर लट्टू होने लगती हैं। यह जियोन सुबह सुबह जोंग नाम के एक लड़के की क्लास ले रही थी क्योंकि उसने अपने कैंडिडेट रेज्यूम के बारे में झूठ बोला था और वो सॉरी भी कह रहा था। पर जियोन उससे कहती है कि तुम हेड हंटर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो और वो उसका नाम भी गलत ले रही थी। तो मिस सीओ उसे उसका नाम बताती है, यानी जोंग नाम का, और जोंग नाम कहता है कि तुमने मेरा नाम एक बार भी ठीक से नहीं लिया। जियोन कहती कि देखो मैं अंडर क्वालिफाइड लोगों के साथ काम नहीं करती और आगे से हाँ दिखना मत। और मिस सीओ को कहती है कि इसका रिजाइन लेटर रेडी करो और बाकी के वर्कर्स को न्यू कैंडिडेट खोजने को कहती है। उसके बाद वो ग्वांग को बुलाती है अपने पास और उसे पूछती कि कैंडिडेट का रिज्यूम देखना तुम्हारा काम था। तो ग्वांग उसे कहता है कि मैं इसके लिए सॉरी। जियोन कहती है कि हैंगुक ग्रुप हमारा मेन क्लाइंट है और अगर हमने उन्हें खो दिया ट्रस्ट इश्यूज के चलते तो क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और हमने हमारा मंथली गोल भी अचीव नहीं किया है। तो ग्वान कहता है कि हाँ क्योंकि आपने मिस्टर यांग को खो दिया इसलिए। जियोन उस पर गुस्सा करती है और कहती कि मैंने तुम्हें फायर ही क्यों किया पता नहीं। तो ग्वान कहता कि इसलिए तो आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स मिला है आपको जिसकी आपको जरूरत थी और मुझे मेरा फ्रीडम। तो जियोन वहां से चली जाती है और इन दोनों में कुछ तो बात है और जियोन की मजबूरी भी है। जियोन काम कर रही थी और उसे पेपर कट लग जाता है और मिस सीओ आकर उसे केयरफुल रहने को कहती है। वो उसे सेल्स प्लान देती है और चली जाती है वहां से।
मिस्टर सॉन्ग सभी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। वो किसी और से इन्हों से बुलवाते हैं कि आज वो मीटिंग्स की प्रिपेयर करेगा। तो इन्हों मीटिंग प्रिपेयर करने लगता है और प्रेजेंटेशन के टाइम पर मिस्टर सॉन्ग उससे बाहर जाने को कहते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और मिस्टर किम को प्रेजेंटेशन देने को बोलते हैं, पर इन्हों गुस्से में प्रेजेंटेशन देने लगता है। पर मिस्टर सॉन्ग उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि क्या कर रहे हो। तो इन्हों वहां से जाने लगता है और मिस्टर किम को प्रेजेंटेशन देकर वहां से चला जाता है गुस्से में। इन्हों बड़ा ही गुस्से में था और कैफेटेरिया में जाता है। मिस्टर किम उससे कहता है कि तुम बच्चों की तरह आइसक्रीम क्यों खा रहे हो, तुम ठीक हो ना। इन्हें उठता है और कहता कि बस हो गया, अब मैं रिजाइन करूंगा। और थोड़ा दूर जाकर रुक जाता है और कहता कि तुम मुझे रोक क्यों नहीं रहे हो। तो मिस्टर किम कहता है कि अगर तुम रिजाइन करोगे तो बेल की ट्यूशन फी, सेविंग्स, स्कूल फी, रिटायरमेंट फी, ये सब कौन भरेगा। और फिर से कुर्सी पर आकर बैठ जाता है। वो मिस्टर यांग को आते हुए देखता है जो फोन पर बात कर रहे थे, पर इन्हों को देख वो फोन रख देते हैं और इन्हों को भी शक हो जाता है। मिस्टर यांग इन्हों से मिलकर बाहर जाते हैं, किसी से मिलने, किसी लेडी से ही, क्योंकि वहां पर पर्पल कलर के शूज रखे थे और सेम जीवन के पास ही थे। तो क्या वो जीवन थी? वो देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। मिस से उसे कहती कि सारे घर चले गए हैं, पर तुम यहाँ भर के की तरह काम क्यों कर रही हो, चलो खाना खाते हैं बाहर जाकर। और उसके हाथ से कॉफी का मग छीनकर वो कहती कि ये कोई खाना नहीं है, तो तुम इतनी कॉफी क्यों पीती रहती हो। वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और मिस सीओ जीवन से खाना खाने को बोलती है और कहती कि खा लो, अगर सीओ बन के काम करना चाहती हो तो हेल्थ का ख्याल तो रखना पड़ेगा। वो कहती कि मैंने ज्यूंग नाम को रिजाइन कर दिया है, पर ज्यून को तो ज्यूंग नाम का याद नहीं था नाम। तो मिस सीओ कहती कि तुम्हें एम्प्लॉयज के नाम याद रखने चाहिए। तो ज्यून कहती कि बस करो, वैसे भी मैं फालतू के नाम याद रखे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना और मुझे तुम्हें ही पहले फायर करना चाहिए क्योंकि तुम बहुत सॉफ्ट हो ना, इसलिए वर्कर्स के साथ ऐसा ही रहना चाहिए। चलो अपना अपना काम देखो। तो मिस सीओ कहती कि मैं तुम्हें वार्न करती हूँ कि तुम अकेली ना पड़ जाओ, ये बिहेवियर अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, पैसे क्या करेंगे तुम्हारे लिए। जीवन घर जाती है जहाँ वो बिल्कुल अकेली थी और सोफे पे जाकर सो जाती है और नीचे पड़ी हुई स्लीपिंग पिल्स खाती है और सो जाती है। घर भी बहुत मेसी था उसका, शायद उसे अकेले घर में नींद नहीं आती इसलिए वो स्लीपिंग पिल्स खाती है। मिस्टर सॉन्ग इन्हों के पास आते हैं और कहती कि क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है। मिस्टर यांग ने रिजाइन कर लिया है और वो चाइनीज कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं। वो बहुत उस पर चिल्ला रहे थे, जल्दी से उसे ढूंढो वरना वो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर देगा। यूनहो को कोई आइडिया ही नहीं था। यूनहो को याद आता है कि मिस्टर यांग फोन पर किसी से बात कर रहे थे, तो वो पीपल्स का पहुंचता है और अंदर जाने का सोच ही रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जीवन के साथ ही बात कर रहे होंगे मिस्टर यांग। जीवन उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं हमेशा की तरह। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और जीवन गाड़ी से नीचे उतरती है और क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो उसकी गाड़ी है। यूनो नीचे उतरकर उस बात करता है कि क्या मिस्टर यांग को उसने ही मूव करवाया है और वो कहाँ है। जोन कहती कि तुम ऐसा क्यों लगा कि मैंने ही वो सब किया है। तो यूनो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी कैंडिडेट की कोई परवाह नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अच्छे क्लाइंट लेने और उनसे प्रॉफिट कमाने की पड़ी रहती है। वो कहता है कि अगर मिस्टर यांग चाइना गए तो उन्हें कोरिया में कोई कमबैक ही नहीं बचेगा। क्या तुम्हारे पास जरा भी बेसिक मॉरल्स नहीं है। जोन कहती है कि अपनी जबान संभालो, तुम क्या बोले जा रहे हो। तभी इन्हों को मिस्टर यांग का मैसेज आता है कि वो एयरपोर्ट पर है। तो वो जोन की बात ना सुनकर एयरपोर्ट के लिए निकलने लगता है और इस पर जोन को बहुत गुस्सा आता है कि उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और वो वैसा ही भाग गया। तभी वो याद करती है कि उसने ही मिस्टर यांग को कॉल किया था कि अगर वो चाइना मूव होंगे तो कोरिया में उन्हें कभी भी काम नहीं मिलेगा। पर मिस्टर यांग कुछ नहीं सुनते, उसकी और चाइना के ऑफर के लिए मान जाते हैं। जून समझ गई थी कि कोई तो मेरे काम में टांग लड़ा रहा है। तभी CW कंपनी की CEO हाइजीन को दिखाते हैं जिसके पास मिस्टर यांग का बायोडेटा था और वही मिस्टर यांग को मिली थी और वो शूज उसके ही थे। पर वो ऐसा क्यों कर रही है और उसने ही मिस्टर यांग को चाइना मूव कर लिया था। इन्हों मिस्टर यांग से मिलता है और मिस्टर यांग उससे कहते हैं कि मैंने कोई इंफॉर्मेशन लीक नहीं किया है और मैं प्रोजेक्ट छोड़ के जा रहा हूँ। मैं काम चाहता हूँ इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया। हंसू कंपनी मुझे चाहती थी ना कि मेरे काम को, और मैं एक फ्री लोडर की तरह नहीं बनना चाहता। मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं कुछ भी नहीं करता, और वैसे भी मैं कोरिया के साथ और नहीं काम करना चाहता। इन्हों सॉरी कहता है उसे। मिस्टर यांग कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में भी परेशान हूँ कि कहीं तुम पर भी ये चीजें बैकफायर ना हो, और खुद को कंपनी के लिए इतना मत पुश करो। हमें तो उनके लिए एक डिस्पोजल है जिसे यूज कर दो और फेंक दो बस। नए रास्ते इतने भी बुरे नहीं होते। इन्हों को मिस्टर किम का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है यहाँ। तुम मिस्टर यांग से मिले थे?
यूनो कहता है कि हाँ वो चले गए हैं। तब मिस्टर सॉन्ग को देखते हुए कहता है कि ये शायद मिस्टर सॉन्ग की ही चाल थी और वो तुम्हें निकालने वाले हैं। वो चांस ही ढूंढ रहे थे बहुत दिनों से इस वक्त का। यूनो बहुत सैड था कि अब उसकी जॉब भी चली गई है और रीजन बताया था कि इन्होंने इंटरनल इंफॉर्मेशन लीक की है। जी उनका कोई सेक्रेटरी नहीं था तो सारा काम वो मिस सीओ पर ही आ रहा था। वो उसे वॉशरूम में भी नहीं जाने दे रही थी। उसकी फाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सीओ को ही मैनेज करना पड़ रहा था सब कुछ। यहाँ तक कि जीवन का फोन जो गुम हुआ था वो उसे वेस्टफील्ड में मिलता है। जीवन बड़ी ही काम वाली लड़की है और ऑफिस में वो हमेशा चीजों से टकराती रहती थी और अब इन सब चीजों से मिस सीओ भी तंग आ गई थी। मिस सीओ बाकी वर्कर्स से हेल्प मांगने जाती है पर अचानक से सभी बिजी होने का नाटक करने लगते हैं और मिस सीओ अकेले ही मैनेज करना पड़ रहा है। वो रात को काम फिनिश करती है और शेड्यूल बनाकर घर निकलने ही वाली थी पर तभी जीवन ऑफिस आ जाती है और मिस सीओ उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ज़ॉम्बी लग रही हो, घर जाओ, रेस्ट करो, खाना खाओ, थोड़ा नॉर्मल तो बिहेव करो। पर जीवन कहाँ सुनने वाली थी। वो फिर लग जाती है काम पर वो वही बेहोश हो जाती है और मिस सीओ वही थी जो उसे देख लेती है और तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाती है। ग्वांग आता है उसे पूछते पूछते कि जीवन कहाँ है और देखता है कि वहां पर तो मिस सियो सो रही है और जीवन ड्रिंक लेकर हवा फिर रही है भूतों की तरह। वो कहता है कि तुम ठीक हो, मैंने सुना तुम गिरी थी और वो बहुत परेशान हो रहा था। जीवन को लेकर डॉक्टर्स आते हैं और वो कहते हैं कि जीवन का ब्रेन ओवरलोड हो गया है, मतलब ज्यादा काम करने की वजह से ब्रेन में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, जैसे नाम भूलना, चीजों को भूलना। डॉक्टर्स कहते हैं कि रेस्ट लेना होगा और ज्यादा काम नहीं करना होगा। मिस सीओ अपने हस्बैंड के साथ थी और जीवन भी वही थी, किताबें पढ़ रही थी। मिस सीओ कहते हैं कि वो सेक्रेटरी के बिना मैनेज कर रही है, इसलिए वो बहुत काम कर रही है और मुझे कोई मिल भी तो नहीं रहा सेक्रेटरी के लिए। उसकी पसंद तो तुम्हें पता है ना कि वो कितनी चूजी है। जीवन घर जाती है। अगले दिन लिफ्ट में जीवन आती है तो इन्हों को देखती है जो उसे छिप रहा था। वो उससे कुछ नहीं कहती। बाद में वो जब मिस सीओ से मिलती है तब वो इन्हों को उसका न्यू सेक्रेटरी अनाउंस कर देती है एंड यही एपिसोड 1 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लव स्काउट के एपिसोड 2 की शुरुआत में बेओल की डॉक्टर उन्हें बता रही थी कि बेओल की मेंटल हेल्थ पहले से बेहतर हो गई है तो हम थेरेपी रोक लेते हैं। और इस बार बेओल की ड्राइंग्स भी बहुत अच्छी थी जिसमें उसके डैड की भी तस्वीर थी और वो भी उसके साथ और वो उसके लिए हीरो थे। ये देख इन्हों बहुत खुश होता है। वो दोनों मिस सीओ के हस्बैंड कांग सीओ के पास जाते हैं। उनकी लाइब्रेरी में बेओल बुक पढ़ने जाती है और वो बहुत सारी बुक्स लेती है और गिरा देती है पर कांग सीओ को उठा के रख देता है। लाइट को कांग सियोक और मिस सीओ इन्हों के घर जा रहे थे। कांग सियोक उससे पूछता कि इन्हों के लिए तुम्हारी कंपनी में कोई जगह नहीं है और कुछ तो करो ना उसकी हेल्प करने के लिए। तो मिस सीओ कहती है कि कोई ओपन पोजीशन तो नहीं है पर देखती हूँ अगर कुछ हो सकता हो तो। कांग सियोक और इन्हों कॉलेज से फ्रेंड है। इन्हों और बेओल मिलकर खाना बना रहे थे। वो मिस सीओ और कांग सियोक का अच्छे से वेलकम भी करते हैं। मिस सीओ तो शौक हो जाती है कि इतना सारा खाना इन्होंने बनाया है। उसे कॉल आता है और वो कह रही थी कि एक सेक्रेटरी को ढूंढो और वो इंडस्ट्री को समझ सके, ऐसा हो जो चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करे। और वो बात करते करते इन्हों के रूम में जाती है जहाँ उसने सब कुछ अच्छे से रखा हुआ था और वो बाहर आकर देखती है जहाँ उसकी हर एक चीज का मैनेजमेंट था। वो कहती है कि कोई ऐसा चाहिए जो जीवन को और उसकी वैसीपन को संभाल पाए। तभी बेओल जूस गिरा देती है और खुद भी वो गिरने ही वाली थी पर यूनो उसे बचा लेता है और एक ही मिनट में वो जूस भी साफ कर देता है जिसे देख मिस सीओ तो इम्प्रेसिव हो जाती है और सोचती है कि इससे बेटर तो कोई नहीं मिल सकता जो उनके लिए सेक्रेटरी के लिए। और वो यूनो की प्रोफाइल चेंज करती है और उसे लगता है कि अब तो उसका जैकपॉट ही लग गया। और वही सीन आता है जहाँ उसने यूनो को जो उनका सेक्रेटरी अनाउंस कर लिया था। ज्यूर उससे देख शौक थी। यूनो भी उससे देख गुड मॉर्निंग बोल देता है। ज्यूर मिस सीओ से बात करती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है और वो ही मेरा सेक्रेटरी क्यों चुना तुमने। मिस सीओ कहती कि मैं उससे इम्प्रेस हूँ, वो हर काम में परफेक्ट है। ज्यूर कहती कि तुम्हें पता है वो कौन है, ये वही है जिसने मुझे मिस्टर याओ के केस में बात दी थी। मिस सीओ कहती कि क्या, फिर तो बहुत अच्छी बात है और चली जाती है वहां से। यहाँ इन्हों भी नर्वस था कि ज्यूड उसे सेक्रेटरी के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी और सोच रहा था कि उसने ये ऑफर क्यों एक्सेप्ट किया। पहले तो उसने ज्यूड का नाम सुनकर मना ही कर दिया था पर मिस सीओ ने कहा था कि वो सिर्फ 6 महीने तक ही उसकी हेल्प करे, उसके बाद वो उसे ट्रांसफर कर देगी। ये भी वर्क नहीं कर रहा था
तो वो कहती कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। ये भी वर्क नहीं करता तो वो नेक्स्ट लालच उसे देती है कि मैं तुम्हारी सैलरी 50% बढ़ाऊंगी, जिस पर बेओल भी यूनो को हाँ कर देती है और यूनो को भी मान जाता है। पर क्या फायदा, वो तो यह काम ही नहीं कर पाएगा ज्यून की वजह से। ज्यून ऑफिस में आकर उसे कहती है कि कुछ गलती हुई है हमसे, हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। यूनो उसे कहता है कि जो कुछ भी हुआ, मतलब उस दिन जो मैंने कहा, मैं उसके लिए सॉरी हूँ, मुझे गलत फहमी हुई थी, अगर आप चाहते तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। जून कहती कि तो तुम मेरे सेक्रेटरी बन के यहाँ काम करोगे, तुमने तो कहा था कि हमारे पास कोई मॉरल्स नहीं है। और वो बाहर चली जाती है, जिसे देख सभी वर्कर्स काम पे लग जाते हैं। पर जून फिर से ऑफिस में आती है और कुछ ढूंढ रही थी, तो यूनो समझ लेता है कि वो सैंडल ढूंढ रही है अपनी, तो वो उसे दे देता है और जून बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। मिस सीओ अंदर आती है और उसे कहती है यूनो को कि देखो, डरने की बात नहीं है, बस तुम हैंडल कर लोगे ना, मतलब सेक्रेटरी के पोजीशन को। तो यूनो कहता है कि हाँ, पर मेरी कंडीशन तुम्हें याद है ना। मिस सीओ कहती कि हाँ, मेरे हस्बैंड की कसम, और वो डील कर लेते हैं। मिस सीओ यूनो को सेक्रेटरी इंट्रोड्यूस करवाती है सभी को। सभी तालियां बजाने लगते हैं। क्वांग ही तो कैमरा निकल के रिकॉर्ड करने लगता है। मैनेजर उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर गुड लक कहता है और कहता है कि तुम जैसा हैंडसम मुंडा यहाँ पर क्या कर रहा है। क्यों वह इन्हों को एक बुक देती है जिसका टाइटल था करेज टू बी हेटेड, और आगे बढ़ने को वो कहती है उसे गुड लक करके। क्वांग ही उसके कार में कहती है कि जब तुम्हें लगे तो यहाँ से भाग जाना। तभी एंट्री होती है ग्वांग की, जो गिरने ही वाला था, पर यूनो उसे पकड़ लेता है। और जब उसे पता चलता है कि वो सेक्रेटरी है ज्यून का नया नया, और वो कहता है कि तुम्हें उसके हाथों में सब कर सकता हूँ मैं, और वो वहां से चला जाता है। यूनो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। ज्यून सेलेब ग्रुप की असिस्टेंट से मिलती है। वो कहती है कि मेरे सीईओ का एक बड़ा ड्रीम है, एक हाई राइज लैंडमार्क बनाने का। ज्यून कहती है कि हाँ, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं। वो असिस्टेंट कहती है कि सेलिंग ग्रुप एशिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा है। हम किसी को ढूंढ रहे थे जो इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग का इंचार्ज ले, और वो तुम हो। और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद CW कंपनी की CEO हेजिन वहां आती है, जिसे देख ज्यून तो नाखुश थी, और वो उसके और हेजिन के शूज देखती है जो बिल्कुल सेम थे। तो ज्यून कहती कि मैं तो अब इन्हें कभी पहनूंगी नहीं। हेजिन कहती कि मैंने सुना तुमने अपने काफी क्लाइंट्स खो दिए हैं, एटलीस्ट अपने पैसे तो बचा लो। ज्यून कहती कि अब मैं समझी कि तुमने अपने क्लाइंट्स को दूसरी कंपनियों में क्यों मूव कर लिया है। तो हेजिन हंसती है और कहती कि हम उन्हें नहीं चुनते जिनके साथ हम काम करते हैं, हम उन्हें बनाते हैं। ऐसे तो मैंने तुम्हें बड़ा नहीं किया था। तो जून कहती है कि मेरी पूरी लाइफ में मुझे किसी ने बढ़ाया नहीं है, और हंसती है। हेजुन कहती है कि हाँ, ये आजकल के बच्चे यही सोचते हैं कि वो खुद से ही बड़े हो गए हैं। वैसे तुम्हें नींद तो अच्छे से आती है ना रात को, तुम्हें तो पता है मैं हर रात तुम्हारे लिए प्रे जो करती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती है, जैसे कि माँ बेटी हो। हेजिन अपने जूते चेंज करती है और वो पर्पल शूज वही फेंक कर शॉप से चली जाती है। और वो अपने सिस्टर से कहती है कि ज्यून के ऊपर नजर रखो। यहाँ यूनहो अपना काम कर रहा था, और तभी ज्यून आती है तो उठ के उसे वो हेलो करता है, पर वो ज्यून उसे इग्नोर करके जाने लगती है वहां से। और ये विसियो देख लेती है, तो वो ज्यून से बात करने जाती है और कहती है कि क्या तुमने इन्हो को नहीं देखा, तुम्हें उसे हेलो भी करना चाहिए था। ज्यून कहती है कि कौन इन्हो। मिसियो कहती कि तुम भूल गई इतने जल्दी। वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम तो याद है ना, क्या भूल गई। तो जून कहती कि हाँ, तुम सीईओ की फ्रेंड हो जिसने इन्हो को हायर करने की हिम्मत की है। तो मिस सीईओ कहती कि तुम तो उसे इग्नोर कर रही हो। तो जून कहती कि तुम तो नहीं सुनोगी मेरी, तो मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तो मिस सीईओ वहां से चली जाती है और इन्हो को उसके केबिन में बुलाती है और उसे काम देती है। पहले जून का मेन क्लाइंट कौन है ये ढूंढो, और हाँ, उसे स्लो रहना या ध्यान में ना रहना ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब भी वो तुम्हें पूछे, तुम्हें उसके सारे आंसर्स देने होंगे।
तो इन्हों सारी फाइल्स, रिमाइंडर चार्ट्स एंड जून का शेड्यूल भी बनवाता है, और वो भी रात भर काम करके। और जब जून आके वो देखती है तो वो खुश तो थी, पर लास्ट फाइल देखकर वो उसे फेंक देती है और चली जाती है। तो मिसियो आके उसे समझाती है कि ये फाइल 45 एंगल में ही स्टेपल करना होता है फाइल को, और वो उसे गुड लक कह के वहां से चली जाती है। और तो और उन्हों को कॉफी भी लानी होती है जो बहुत दूर थी, और वहां पर भीड़ भी बहुत थी, जिससे वो बहुत लेट हो जाता था। और जब जो उनको कॉफी देता है, तब वो एक सिप लेती है और डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि कॉफी का टेम्परेचर ठीक नहीं था उसके लिए। खैर, इन्हों अपने काम पे लग जाता है, और वो डेस्क पर बैठे ही जिनको देख रहा था कि कैसे वो एक एक चीज भूल रही थी, और वापस जाते जाते टेबल से और सामान से टकरा रही थी और उसे लग रही थी, और दरवाजा भी वो ठीक से खोल नहीं रही थी। इन्हों उसे कहता है कि आपका बैग, तो वो फिर से अंदर चली जाती है उसे लेने, और यूनो दरवाजा ओपन करता है उसके लिए। अब धीरे धीरे इन्हों इम्प्रूवमेंट कर रहा था। दिन बीत जा रहे थे बहुत। जियोन इन्हों को दूर से ही देखती रहती थी, पर वो कभी उससे बात नहीं करती थी। सुहेयोन अपनी बुक्स छुपके से रख रही थी स्टोर पर, तो इन्हों वहां आता है और कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, और उसे उठाता है वहां से। तुम एक ऑथर हो और प्राइड भी वैसा ही रखो ना। और बुक्स फ्रंट पर वो रखने लगता है, और एक बच्ची को वो बुक्स भी देता है, और उसके बाद वो दोनों कॉफी पीने जाते हैं। इन्हों कहता है कि बेओल सिर्फ तुम्हारी बुक्स पढ़ती है, तो इसलिए अपना बेस्ट जरूर देना बेस्ट सेलर बनने के लिए। सेहन उससे नए जॉब के बारे में पूछती है, तो इन्हों कहता है कि सभी अच्छे हैं बस बॉस को छोड़ के, और उसकी बैग में बहुत सारे काम के, जैसे हाउ टू बी लव्ड बाय बॉस, ये टाइटल था एक बुक का। तो सेहन उसे ऑफिस में जियून मिस सीओ को बुला रही थी अपने पास। वो मिस सीओ को बताती है कि सेलिम ग्रुप और फोकस बिल्डिंग में मीटिंग फिक्स हो गई है, जल्दी से मीटिंग की सेटअप करो। और जाते वक्त कहती है कि मुझे मेरी टेम्परेचर वाली कॉफी भी चाहिए। बेचारा इनो वही खड़ा था, और बस वॉचमैन की तरह ही खड़ा रह जाता है। तो उसे देख मिसियो अंदर जाकर उससे कहती है कि मैंने इनो को तुम्हारे और तुम्हारे हेल्थ के लिए चूज किया है, और तुम कब तक उसे इग्नोर करने वाली हो। तो जियोन कहती है कि देखो, वो मेरा सेक्रेटरी है और मुझे वो पसंद नहीं है। मिसियो थक जाती है और फाइनली उसे कहती है कि तेरा सेक्रेटरी इन्हो है, मैं नहीं। तो तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो उससे मांगना, मुझे बख्श देना। तब जियून इन्हो की तरफ देखती है जो खाली बैठा था। रात को जियून ड्रावर्स खोल खोल के सप्लाई रूम में कुछ ढूंढ रही थी, और उसे ड्रावर लगने ही वाला था, पर इन्हो बीच में अपना हाथ रख देता है, जिससे वो बच जाती है, जिससे जियून को चोट भी नहीं लगती, और वो थोड़े से करीब आ जाते हैं। जियोन उसे कहते हैं कि तुम घर नहीं गए, तो वो जियोन को रिपोर्ट देता है जो वो देख रही थी। जियोन उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो बाहर जाते हैं। जियोन वो बुक देख लेती है इन्हों की, और वो उसे कहती कि चलो ये नाटक खत्म करते हैं, मैं तुम्हें और इग्नोर नहीं कर सकती जिसमें मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इन्हों कहता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या। तो जियोन कहती कि तुमने तो उस दिन मुझे क्या क्या सुनाया था, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। तो इन्हों कहता है कि मैंने तो पता नहीं क्या ही बोल दिया था, मेरे पास यहाँ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे जो भी मैंने कहा उस दिन उसके लिए, पर आप सिर्फ मुझे एज अ सेक्रेटरी ही जज कीजिए। तो जियोन उसे कुछ भी नहीं कहती। जियोन डेस्क पर जाकर इन्हों की प्रोफाइल चेक करने लगती है, और उससे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है, जिसके लिए उसने पैरेंटल लीव भी ली थी, वो भी अपने करियर के बीच पर रहते हुए भी। जून को इम्प्रेस करने के लिए किताबें पढ़ता है और क्लासेस भी देखता है। सुबह सुबह वो जल्दी ऑफिस भी पहुंचता है, और वो जून को गुड मॉर्निंग भी बोलता है, जिसका वो रिप्लाई भी नहीं देती। और जब जून उसका काम देखती है तो उससे भी वो खुश थी, पर वो दिखाती नहीं। इन्होंने कॉफी के लिए एक शॉर्टकट भी निकाला था, जिससे वो भीड़ से भी दूर और जल्दी ऑफिस पहुंच जाता था। और जीवन को उसकी टेम्परेचर वाली कॉफी मिल जाती थी, जिसे जीवन पीती है और खुश भी हो जाती है। जीवन टेबल के नीचे कुछ पेपर्स ढूंढ रही थी, इसलिए उसे लगे ना, इसलिए इन्हों अपना हाथ उसके ऊपर रख देता है ताकि उसे लगे ना, और उसे वो फाइल भी देता है। और अब से जीवन का टेबल से या किसी और सामान से चोट भी नहीं लगती, क्योंकि इन्होंने उन पर प्रोटेक्शन लगाया हुआ था। और वो डोर भी ठीक कर देता है रात को। जीवन की बैग्स, फाइल,
जैकेट जो भी वो भूल जाती थी वो उसे लाकर वो देता है, जिसे देख ऑफिस वर्कर भी खुश और शौक थे कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं। सेहान बेओल और उसके बेटे को लेने आई थी, पर वो देखती है कि यूनो ऑलरेडी उनके साथ खेल रहा है, तो वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। जून जब घर जाती है तो वो खुद को बहुत अकेला फील करती है। मिस्यो उसे मैसेज करती है कि तुम घर पहुंची या नहीं। जून बाहर देखती है तो उसे एम्बुलेंस की आवाज आ रही थी। तब उसे याद आता है कि पास्ट में एक बिल्डिंग को आग लगी थी और वो छोटी थी और अपने डैड को अंदर जाने से रोक रही थी और बहुत रो जा रही थी। ये तो उसका सपना था। सुबह वो रेडी होकर ऑफिस जा रही थी। स्प्रिंग का मौसम था और पत्ते गिर रहे थे। जीवन उन्हें देख रही थी और यूनो भी उसे दूर से ही देख रहा था। जीवन को याद आती है उसके डैड की, कि कैसे वो और डैड टाइम स्पेंड करते थे आइसक्रीम खाते खाते। जीवन बहुत खुश थी उस वक्त। वो कहते हैं कि तुम अपनी माँ के बिना ही अच्छे से बड़ी हुई और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे प्रॉमिस भी करते हैं। जीवन कहती कि कितना बड़ा झूठ था वो प्रॉमिस, और वो ऑफिस के लिए बढ़ती है। यूनो उसे देख रहा था दूर से और ऑफिस में भी वो नोटिस करता है कि जीवन काफी परेशान है। मिस्सी उससे पूछती है कि तुम ठीक हो, हम लंच करने जाए बाहर। पर जीवन कुछ बोलती ही नहीं। मिस्सी देखती है कि आज उसके डैड की अर्सी है और कहती है कि जीवन बहुत डिस्टर्ब है। जून और इन्हो बाहर लंच पर जाते हैं, पर वहां भी जून खामोश थी। इन्हो उसे कहता है कि मिस्सी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बाहर जाकर खाना खिलाऊं। जून खाना खाती है। वो उसे सर्व करते हुए कहता है कि यहाँ का खाना बिल्कुल घर जैसा है। जून उसे पूछती है कि तुमने पेरेंटल लीव क्यों ली जब तुम अपने करियर के बीच पे थे। तो इनो कहता है कि मैं अपनी बेटी की स्माइल देखना चाहता था। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, और वैसे भी मेरा उसके सिवा है ही कौन। जिसे देख जीवन को उसके डैड की याद आती है और वो बाहर चली जाती है। ऑफिस में भी वो बहुत स्ट्रेस थी, तो इन्हो उसके लिए पेन किलर्स और सूप लाया था और उसे खाने को कहता है, पर जीवन मना कर देती है। बाहर जाने को कहती है वहां से उसे, पर तभी उसके पेपर्स पर पानी गिर जाता है और वो इनो को कहती है कि क्या मैंने तुमसे ये सब मांगा था? तुम मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सेक्रेटरी की तरह ही जज करूं, तो सेक्रेटरी को वही करना चाहिए जो बॉस कहे। जाओ यहाँ से। भी साफ करके चला जाता है वहां से। तभी जून को सेलिम ग्रुप से असिस्टेंट का कॉल आता है। जून उसे कहते कि हमारे क्लाइंट कल से ही स्टार्ट करेंगे, पर वो असिस्टेंट कहती कि हमारा अभी कॉल हुआ है और उन्होंने कल आने से मना कर दिया है, और ये तीसरी बार हुआ है। वो कहती कि मेरे बॉस ने मना कर दिया है पीपल्स के साथ काम करना, और अब ये प्रोजेक्ट यही एंड हो जाता है। और वो कहती कि जून लगता है कि तुम्हारे क्लाइंट्स कोई चुरा रहा है। तब जून को हेजिन की याद आती है कि वही कर सकती है ये सब, और वो निकलती है उससे मिलने के लिए और हेजिन के पास जाती है, जहाँ हेजिन कहती कि वाह कैसे आना हुआ, वेलकम। जियोन सीधा बोल देती है कि जो तुम कर रही हो उसे रोक दो। तो हेजिन कहती कि मैंने क्या किया, ये तो क्लाइंट्स की चॉइस थी जिन्हें मैंने बढ़िया ऑफर दिया, और वो छट से मान गए। ओ जियोन कहती है कि तुमने मुझे बर्बाद करने के लिए ऐसा किया ना। तो हेजिन कहती कि हाँ, और देखो तुम यहाँ हो। जून कहती कि मेरे पीठ पीछे खेलना बंद कर दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे डरती हो, इसलिए पीठ पीछे वार कर रही हो। हेजिन कहती कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक पर्सन की मौत जो हो गई है। तुम्हें यहाँ आते वक्त डर नहीं लगा? तब जीवन को यादें आती है कि एक समय था वो यहीं पर खड़ी थी और उसे कंपनी से निकाल दिया गया था धोखा देने के लिए, और सभी उसे मिस्टर ली की मौत के लिए जिम्मेदार मान रहे थे और अजीब अजीब नजरों से घूर रहे थे। जीवन है जिनको कहती है कि फिर से ऐसा मत करना, इस बार मैं शांत नहीं रहूंगी, और चली जाती है वहां से। और जब वो बाहर जा रही थी तो सभी वर्कर्स उसे देख रहे थे और कह रहे थे कि ये यहाँ क्या कर रही है 5 साल बाद, और सभी उसे घूरे जा रहे थे और बोल रहे थे शेमलेस ट्रेटर कह रहे थे। और जो उनको पुरानी यादें आने लगती है वहां से और उसे चक्कर आने लगते हैं। पर तभी इन्हो वहां आता है, तो जीवन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और इन्हो उसे पकड़ लेता है, और जीवन उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है और यूनो भी उसे पकड़ लेता है। एंड यही एपिसोड 2 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हेजिन
चेयर पर बैठी थी CW कंपनी के। पर तभी जून आती है और उससे पूछती है कि मिस्टर ली कहाँ है और उन्हें सच में फायर कर दिया है। तो हेजिन कहती है कि इसलिए मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा था और मेरी माँ अब चुप बैठना वरना हमारी कंपनी की वाट लगेगी। जून कहती कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है और कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी खो दी है, तो हम ये सब कवर नहीं कर सकते, हमें सच ढूंढना होगा। तो हेजन कहती कि हमारे इन्वेस्टर ने हमसे झूठ बोला है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं अब। जून कहती कि हम में से कोई है जो ये सब कर रहा है और उससे उससे फायदा भी हो रहा है, ऐसा कोई है। तभी अंदर पुलिस आती है और बताते हैं कि मिस्टर ली बिल्डिंग से कूद गए हैं और उन्होंने अपनी जान दे दी है। मिस्टर ली की फैमिली बहुत दुखी थी। हेजिन जून के पास आती है और कहती कि क्या यही चाहती थी तुम? तुम्हें पता था ऐसा कुछ होगा, वो तुम हो जिसने मिस्टर ली को मारा है। और जून डर जाती है और रोने लगती है। अब प्रेजेंट में जून कार में इनो के साथ थी और ये सब याद कर रही थी। वो इनो से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इनो कहता है कि हॉस्पिटल। पर जून कहती कि ये गाड़ी घुमाओ, मुझे खाना खाना है, भूख लगी है। तो इनो गाड़ी घुमा देता है। इनो जून से पूछता भी है कि क्या हुआ, पर जून टाल देती है और कहती कि बाद में बताऊंगी। और वो उसे थैंक यू भी कहती है उसे सेव करने के लिए। वो एक स्टॉल पर जाते हैं जहाँ पर सिर्फ स्पाइसी फूड ही था जो जून को पसंद था पर इनो को नहीं। वो जून से डरते हुए वहां बैठ ही तो जाता है। वो उसे चॉपस्टिक भी देता है और वो खाने लगती है जून। पर जून तो उसे नॉर्मली खा रही थी और इनो बस उसे देख रहा था। तो जून कहती कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रहे? तो इनो कहता है कि मैं इतना स्पाइसी नहीं खाता हूँ। तो जून कहती कि तुम्हें बताना चाहिए था ना ऑर्डर के वक्त, मैंने तुम्हें बोलने से रोका था क्या? तब उसे याद आता है कि उसने ऑफिस में जरा उससे गुस्से में बोला था कि सेक्रेटरी को वही करना चाहिए जो बॉस चाहेगा। इन्हों खाने लगता है जून के कहने पर जून कहती कि रहने दो, अगर नहीं खा सकते तो मत खाओ। जून बहुत जल्दी जल्दी खा रही थी तो इन्हों उसे पानी देने लगता है, पर जून वो नहीं लेती तो वो टिश्यू देने लगता है जो जून ले लेती है। जून कहती कि मैंने तुम्हारे साथ थोड़ी सख्ती कर दी, इसलिए बिहेव योरसेल्फ, और ठीक है हम साथ में काम करते हैं इसलिए। और पूछती है कि क्या तुम ये सच में नहीं खा रहे हो, ट्राई तो कर लो एक बार। इनो खाता है और तारीफ करता है कि अच्छा है, जबरदस्ती ही। पर उसे बहुत तीखा लग जाता है और वो पूरा लाल हो चुका था, उसके आंखों से पानी भी आ रहा था। और वो पूछता है कि आप इतना स्पाइसी क्यों खाती हो? जून अपना सूप उसे दे देती है जो बहुत गर्म था और वैसे ही वो पी लेता है जिससे उसका मुंह ही जल जाता है और वो उठ के हवा भागने लगता है। और जून हंसती है उसे देखकर। ग्वांग को मिस सीओ का कॉल आता है और वो कहती कि तुम वहां पहुंचे थे क्या? वैसे अब जाने की जरूरत नहीं है। ग्वांग कहता है कि मैं ट्रैफिक जाम में फंसा था और फोन रख देता है। तब हम देखते हैं कि वो CW में पहुंचा था पर जून ऑलरेडी इन्हों के साथ थी, तो वो दूर ही खड़ा रह गया और उसे बुरा भी लग रहा था। जून घर पर काम कर रही थी और तब उससे थोड़ा तीखा लगने लगता है तो वो कुछ मीठा ढूंढने लगती है। तब उसे अपनी पर्स पे एक कैंडी दिखती है जिसे देख उसे याद आता है कि इन्होंने उस शॉप से ये सब ले ली थी और उसने खुद अपना मुंह कैंडी से भर दिया था क्योंकि वो उसका मुंह पूरा जल गया था। और जून को भी एक कैंडी उसने दी थी। जून वो कैंडी खाती है और उसे इन्हों की यादें आ रही थी। नेक्स्ट डे जून सबको बताती है कि सेलिम प्रोजेक्ट खत्म हो गया है, तो दूसरे प्रोजेक्ट पर हम फोकस करते हैं और प्रोजेक्ट था गैनियन होटल एग्जीक्यूटिव शेफ प्रोजेक्ट। तो जून सबको इन्फॉर्मेशन निकालने का काम देती है और वो भी आज के आज ही, और चली जाती है वहां से। सभी घबराए हुए थे कि एक ही दिन में इतना सारा काम कैसे होगा। मिस्सियो और ग्वांग जून को देख खुश थे कि जून अब ठीक है। ग्वांग फिर से बाहर जाता है किसी से मिलने। वो किंडरगार्टन जाता है और अंदर झांक रहा था जिससे सुहेन देख लेती है और वो उसे फादर फादर कह रही थी। ये सुन के ग्वांग कहता है कि तुम मुझे कह रही हो क्या मैं पापा दिखता हूँ? सुहेवन कहती कि देखो अभी स्कूल छूटा नहीं है, आप बाहर वेट कीजिए ना। तो वहां कहता कि एक सेकंड, मैं किसी का पापा वापा नहीं हूँ, अरे अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। सुहेवन कहती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं फिर? तो ग्वांग कहता कि मैं यहाँ मेरे फैमिली मेंबर से मिलने आया हूँ। तभी बच्चे छूट जाते हैं और ग्वांग टीचर को ही सिस्टर कह देता है जिससे सुहेवन शॉक हो जाती है। ग्वांग उसकी सिस्टर का बर्थडे था तो इसके लिए केक लाया था, पर उसकी बहन कहती है कि अब से यहाँ मत आना।
ग्वांग कहता है कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाएगा तब मैं नहीं आऊंगा, पर तब तक के लिए तुम मुझे झेल लेना। सुहैन बच्चों से पूछती है कि वो कौन है। बेओल कहती है कि वो टीचर का फ्रेंड है। सेओजुन कहता है कि वो अक्सर यहाँ आता रहता है और हमारे साथ खेलता रहता है क्योंकि उसे खेलना बहुत पसंद है। सुहान कहती कि ये कोई काम धंधा नहीं करता क्या। और ग्वांग बाहर आता है और सुहान को गुस्से से देखता है। यहाँ ऑफिस में सारे वर्कर्स देर रात तक काम कर रहे थे और सभी परेशान थे। तो मैनेजर कहता है कि चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बट वो उन्हें हंसाने के लिए प्रैंक करता है। पर तभी इन्हों सभी के लिए पिज्जा लेकर आता है और सभी खुश हो जाते हैं। क्वांग ही कहता है कि मुझे तो जियोन की याद आ गई कि कैसे उसने सबको हमें काम दे दिया, जैसे कि उसने कोई पिज्जा ही ऑर्डर किया हो। और जियोन की एक्टिंग करने लगता है कि मीटिंग ओवर पर तभी पीछे से जियोन आती है और सभी उसे चुप रहने का इशारा भी करते हैं, पर वो समझ ही नहीं पाता। तो यूनो उसके मुंह में पिज्जा ठूसता है और पीछे देखने को कहता है। जियोन को देख वो ठंडा ही पड़ जाता है। पीछे से मिस सीओ आती है और सभी उन्हें पिज्जा ऑफर करने लगते हैं, पर वो दोनों बाहर से खा के आए थे। जियोन गुस्से से ऑफिस में जाकर बैठ जाती है। मिस सीओ जियोन के सामने इन्हों की तारीफ करती है कि क्या आइडिया है उसका, खिलाओ और काम करवाओ। और जियोन से कहती है कि एम्प्लॉयज को डांटना ही नहीं होता है हमेशा, देखो वो कैसी केयर कर रहा है वर्कर की। पर जियोन कहती है कि वो बहुत नॉजी है। मिस सीओ कहती कि तुम्हें उन्हें खुश देख कुछ फील नहीं होता। तो जियोन कहती कि हाँ होता है ना, कि कब ये काम खत्म करेंगे और कब मैं इस प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर जा सकूं। मिसियो कहती कि छोड़ो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जून शेप जोंगोन की वीडियोस देख रही थी जो काफी फेमस था। जून उससे मिलने जाती है। वो उसके सामने एक कंडीशन रखता है कि मैं अपने सॉस शेफ के साथ ही काम करूंगा। तो जून कहती कि ठीक है, मैं गेनियल होटल के साथ बात करूंगी। तभी वो इन्हों को देखते हैं जो सॉस शेफ की हेल्प कर रहा था, सॉस शेफ। और इन्हों बातें करते हैं। वो बताते हैं कि रेस्टोरेंट में जो भी सब्जियां फ्लावर्स लगते हैं वो हम यही उगाते हैं। और इन्हों को सॉस शेफ की काफी सिंसियर लगती है कुकिंग में, क्योंकि उसने शेफ जॉन्ग वॉन के साथ ही काम किया है ना, इसलिए वो परफेक्ट तो होगी ही। जून गाड़ी की तरफ जाने लगती है मीटिंग के बाद, पर यूनो उसे रोकता है और कहता है कि ये हमारी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी वहां पर है। और जून को मतलब जब उनके हाथ टच हुए थे तो उसे कुछ फील हुआ था। यूनो सच में बहुत केयरिंग है। जून कांगसियोक की लाइब्रेरी में जाती है जहाँ बेहोल थी और वो एक बुक लेने की कोशिश कर रही थी जो उसके हाथ भी नहीं आ रही थी। एंड सेम बुक जून ले लेती है। तो बेओल उसे थैंक यू कहती है, पर जून कहती कि लेकिन मैंने अपने लिए ली है। तो बेओल कहती कि ये आप मुझे दे दो, बड़े हमेशा बच्चों को ही देते हैं। पर जून कहती कि तुम्हें ये बुक पढ़नी भी आती है क्या। बेओल हाँ कहती है। तो जून कहती कि ये पढ़ो, पर बेओल को पढ़ ही नहीं पा रही थी। तो जून कहती कि जब तुम सीख लोगी तब पढ़ लेना, ओके। तो बेओल कहती कि ये तो पिक्चर बुक है, आपके लिए नहीं है, और भी बुक्स है ना आपके लिए ओल्ड लेडी। तो जून कहती कि अडल्ट भी पिक्चर बुक पढ़ते हैं और मैं कोई ओल्ड लेडी नहीं हूँ। तो बेओल कहती कि आप लगती है, आप तो मेरे पापा से भी बड़ी दिखती है, मेरे पापा बहुत पॉपुलर है। तो जून कहती कि ओह रियली, तुम्हारी पापा ने जल्दी शादी की होगी ना इसलिए। हाँ करती है दोनों। तभी सुहेवन वहां आती है और बेओल उससे मिलती है। जी उनको भी कॉल आ जाता है तो उसे जाना पड़ रहा था, पर वह बुक बेओल को देते हुए कहती कि किरो ये लो, तुम ही एंजॉय कर लो, मुझे पता नहीं वैसे तुम पढ़ भी सकती हो या नहीं। बेओल कहती कि कितनी रूड है। सुहेवन से वो बुक के बारे में वो पूछती है तो वो वही बताती है कि ये अडल्ट की ही पिक्चर बुक है। और बेओल कहती कि वो सही थी, यूनो काम कर रहा था। और तभी वो रियलाइज करता है कि ग्वांग उसे देख रहा है और वो बहुत बार नोटिस भी करता है कि ग्वांग उससे घूरे जा रहा है गुस्से से। तो वो उससे पूछने जाता है कि तुम्हें कुछ कहना है क्या मुझसे। तो ग्वांग कहते कि हाँ हाँ कहना है ना, बहुत सारे सवाल है तुम्हारे लिए। तुम कौन सा कोलोन यूज करते हो वैसे। जब मैं तुम्हारे बाहों में गिरा था ना तब मुझे बहुत अच्छी स्मेल आई थी उसकी। तो हीरो कहता है कि ये बात थी, ठीक है मैं बता दूंगा, और चला जाता है वहां से। ग्वांग उसे घूरे जा रहा था गुस्से से। उसे कहना कुछ और ही था और उसने कह कुछ और ही दिया था। रात को इन्हों फाइल रखने ऑफिस में जाता है
तब वह का मेस देखकर वो सोचता है कि यहाँ पर कैसे कोई शांति से काम कर सकता है। सेओजिन बेओल को लेटेस्ट लिखना सिखा रहा था और पढ़ना भी। और सेओन डिनर की तैयारी कर रहे थे। बच्चों को बुलाने जाता है खाने के लिए, पर बेओल उस पर रिएक्ट करती है कि आपको दिख नहीं रहा कि हम स्टडी कर रहे हैं, और कहती है कि आप मुझे आज के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए और मुझे नहीं खाना, और दरवाजा बंद कर देती है गुस्से से। कहते हैं कि अजीब है और ये एटीट्यूड तो फैमिलियर लग रहा है। जियोन ऑफिस आती है और अपना पर्स फेंकती है और एक आवाज होती है जिसे देख जियोन का ध्यान ऑफिस पर जाता है कि इन्होंने ऑफिस का हुलिया ही बदल दिया है और कितना साफ सुथरा रखा है। और वो बहुत खुश थी और वो इमेजिन भी कर रही थी कि कैसे उन्होंने वहां पर काम किया होगा, सारी फाइलें अपनी जगह पर, और ढूंढने में भी उन्हें आसानी हो रही थी। उसने एक लेवेंडर प्लांट भी लगाया हुआ था जो जून को काफी पसंद आता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में जून को पता चलता है कि सॉस शेफ और शेफ जोंग ऑन के बीच अफेयर चल रहा है। वहाँ के वर्कर्स के थ्रू ये बात उन्हें पता चली है और इसलिए शेफ जोंग वॉन सॉस शेफ हेजिन के ऊपर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे। जो उनके पास फिर भी कोई पक्का सबूत नहीं था कि वो अफेयर में है भी या नहीं। सभी एम्प्लॉइज कह रहे थे कि कैंडिडेट्स को बदल देते हैं। जून कहती है कि ठीक है, बस शेफ जोंग नॉन को ही हायर करते हैं। वो कहती है कि उन दोनों के रिश्ते क्या है और क्या नहीं, पर अगर वो साथ है और साथ काम करेंगे आगे भी तो रूमर्स और भी फैलेंगे। कहता है कि क्यों ना हम उन्हें डायरेक्टली पूछ लेते हैं, क्या पता कुछ और भी रीजन हो इसके पीछे, हमें क्लियर रहना चाहिए। जून को ये आइडिया पसंद आता है तो जून शेफ के साथ साफ साफ बात करती है और वो पूछती भी है। तो शेफ जोंगवॉन कहते हैं कि ऐसी बातें तो वो कहते हैं जो है इनसे जलते हैं। यहाँ है इनसे पूछ रहा था। हेइन कहती कि शेफ जोंगवॉन ने मुझे बहुत एनकरेज किया है और उनके सिवा मैं कुकिंग कंटिन्यू भी नहीं कर पाती। शेफ बता रहा था कि ये रूमर सिर्फ रूमर्स ही है। शेफ बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए वो मेरे साथ टिकी हुई है। और जब वो चाय पी रहा था तो उसका हाथ बहुत कांप रहा था, जो जियो नोटिस कर लेती है। और जब वो जा रही थी तब शेफ दरवाजा भी ठीक से नहीं खोल पा रहा था, जिसे इन्हों और जून देख लेते हैं और वो समझ भी जाते हैं। हे दरवाजा खोल के शेफ की वीकनेस को छुपा रही थी। इन्हों और जून डिस्कस करते हैं कि 2 साल से शेफ इनएक्टिव है। इन्हों कहता है कि मुझे पता चला है कि शेफ का न्यूरोसर्जिकल ऑपरेशन हुआ है और शेफ के वीडियोस से भी वो अपने हाथ को दबा रहा है, यानी शेफ ने इसीलिए ही इनको हायर करने की शर्त रखी थी ताकि वो उसके वीकनेस को छुपा पाए। जून शेफ से मिलती है और साफ साफ बोल देती है कि ये सब क्या है। शेफ भी मान जाता है कि उसके हाथ में प्रॉब्लम है, पर ऑपरेशन के बाद उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बस वो कभी कभी हो जाता है। इसलिए सॉस शेफ मेरी हेल्प करती रहती है और सिर्फ उसे ही पता है मेरी कंडीशन के बारे में। शेफ उसे ये सीक्रेट रखने को रिक्वेस्ट करता है जून को। जून कहती कि हम झूठ नहीं बोल सकते होटल वालों से। शेफ कहता है कि नहीं, मेरा हाथ नॉर्मल है, बस ये थोड़े टाइम के लिए नम होता है। सॉस शेफ को भी हायर करने की वो रिक्वेस्ट करता है। जून हेइन की प्रोफाइल देख रही थी, तभी उससे पेपर कट लग जाता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। इन्हों भी काम कर रहा था। जून की कॉफी खत्म हो जाती है तो वो कॉफी लेने जाती है और यूनो के लिए भी कॉफी ले आती है और कहती कि मैंने वो बटन गलती से 2 बार प्रेस किया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, और जाने लगती है वहां से। पर इन्हों कहता है कि क्या हम साथ में बैठ के कॉफी पी सकते हैं क्या, और वो बातें करते हैं साथ में बैठ के। इन्हों उसे पूछता है कि तुमने डिसीजन लिया या नहीं। जून कहती कि वे क्लाइंट्स को बता दूंगी सच सच, उनसे तो छिपा नहीं सकते हम। क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है? इन्हों कहता है कि हाँ, जब मैं एचआर में काम करता था तब मैंने ऐसे रूमर्स को बहुत हैंडल किया है। कभी कभी ये झूठ भी थे, कभी कभी सच भी। मैंने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स फेस किए हैं वहां पर, और मैं खुद भी बिट्रेल और स्कैम करने की रूमर्स में फायर्ड हुआ हूँ। जून कहती कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? तो इन्हों कहता है कि नो कमेंट्स और उठ जाता है वहां से। अभी फिलहाल मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज है कि तुम अपने कैंडिडेट के बारे में वरी होती हो, पर वो तुम खुद के लिए बिल्कुल भी वरी नहीं करती। और वो उसके पेपर कट पर बैंडेज लगाने लगता है। जो उनकी थी कि उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है।
इन्हो जून को घर छोड़ता है, पर वो देखता है कि वो सो रही है, तो वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है और शहर में ऐसे ही यहाँ वहाँ घूम रहा था। जून को सोता देख उसे अच्छा लग रहा था, और फिर वो बहुत देर के बाद जून के घर पर आता है और गाड़ी रोकता है, और तब जून उठ जाती है और घर जाने लगती है और उसे कहती कि हम वैसे कितने राउंड्स पर गए थे, और वेल डन कह के वो घर चली जाती है। उसे पता था कि इन्हो उसे घुमा रहा है, इसलिए तो वो इन्हो की बॉस है। नेक्स्ट डे जून कैंडिडेट्स को शेफ के बारे में बता रही थी सब कुछ सच सच, और शेफ को वो बताती है कि उन्होंने तुम्हें हायर कर लिया है, पर वो चाहते हैं कि हेड आपके साथ काम नहीं करेगी क्योंकि उन्हें और गॉसिप्स नहीं चाहिए। उसकी जगह पर कोई आप किसी और को रख सकते हैं। शेफ भी बाहर जाता है। शेफ हेड को बताता है कि उन्होंने गॉसिप के चलते सिर्फ मुझे ही हायर किया है। हेड नाराज होने लगती है कि मैं क्या करूंगी, फिर आपने मुझे प्रॉमिस भी किया था। पर शेफ कहते हैं कि सॉरी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता और मेरा सीक्रेट सीक्रेट ही रखना। और बाकी के वर्कर्स हेड के बारे में बोलने लगते हैं कि ये खुद से कुछ नहीं कर सकती क्या। तब हेड को याद आता है कि कैसे वो खाना बनाते टाइम एक्सीडेंटली उसने अपना हाथ जलाया था, तब सभी उस पर हंस रहे थे, और बस तब से हेड ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। हेड यूनोर से बात करती है कि प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए, मुझे खुद से कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लोगों से डर लगता है। तो यूनो कहता है कि दूसरों के भरोसे हम नहीं रह सकते ना हमेशा। अगर तुम खुद में बिलीव नहीं करोगी तो कोई दूसरा क्यों करेगा तुम पर बिलीव। जियोन ये सब सुन रही थी। नेक्स्ट डे बेओल जियोन का ही वेट कर रही थी कि कब वो आए और वो उसे पढ़ के दिखाए। वो जब आते हैं तो बेओल उसे बताते हैं कि मैंने लेटर सीख लिए हैं, और वो उसे अपने पास बैठा के पोएम भी सुनाती है जो जियोन को रिलेटेबल लगती है। नेक्स्ट डे शेफ को मतलब शेफ की फोटोशूट चल रही थी, और उसके बाद वो जियोन को थैंक्स भी कहता है, और तभी एंट्री होती है इनकी जो शेफ की तरफ ऐसे ताव से आ रही थी जैसे कि मानो उसे मार ही देगी। तो वो डर जाता है शेफ। जून कहती कि रिलैक्स, वो मेरी नई कैंडिडेट है अब, और वो जाते हैं वहां से। शेफ भी हंसता है और कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी काम पर लग जाएगी। हेड ने फूड साइंटिस्ट बनने का फैसला लिया था, पर वो जून से पूछती है कि क्या ये मैं कर पाऊंगी। तो जून वो पोएम की कुछ लाइनें उसे बोल देती है, जिसे सुन इन्हो भी शौक था। वो जून की तरफ देख ही जा रहा था कि जून उसे पूछ लेती क्या क्यों दिख रही हो ऐसे। तो इन्हो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी भी लाइनें बोल सकती हो। तो जियोन कहती कि ये मैंने बुक्स में पढ़ी थी, और चली जाती है वहां से। इन्हो हंसता है। जियोन इन्हो को थैंक्स कहती है कि तुम्हारे सिवा इसे मैं नहीं सुलझा पाती। इन्हो कहता है कि पर डिसीजन तो आपने ही लिया ना। पर हेड के केस में मैंने ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। जियोन कहती कि सबको अलग अलग टैलेंट चाहिए होता है, इसे ही तो हेड हंटिंग कहते हैं, द परफेक्ट हेड हंटिंग। इन्हो कहता है कि तुम अमेजिंग हो। तो जियोन कहती है कि ये तो सिर्फ काम है, इतना सिंबॉलिक होने की कोई जरूरत नहीं है, और हंसती है। इन्हो कहते हैं कि चलो चलते हैं बारिश होने से पहले। जियोन देखती है कि बारिश का तो कोई साइन नहीं है, पर तभी बारिश शुरू होने लगती है, और वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। इन्हो अपनी पिंक वाली अम्ब्रेला बाहर निकालता है, जिसे देख जियोन हंसने लगती है जोर जोर से। और इन्हो कहता है कि ठीक है ना होने से तो अच्छे ही है ना। और वो भी हंसता है, और वो आगे बढ़ते हैं, और यही एपिसोड 3 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में बारिश की वजह से इन्हो और जून एक स्टोर में जाते हैं, जहाँ इन्हो कुछ ड्रिंक लेता है, पर जून को रामेन खाने का मन करता है। तो इन्हो उसके लिए एकदम मस्त वाला रामेन बनाता है, जो बहुत ही अच्छा बनाया था, जिसे देख बाकी के स्टूडेंट के मुंह में भी पानी आ रहा था। जून को भी वो बहुत पसंद आता है, तो वो अपने बाल बांधने के लिए आगे बढ़ती है। तो यूनहो से हेयर बैंड देता है, और वो रामेन एंजॉय करते हैं बारिश के मौसम में। उसके बाद इन्हो गाड़ी लेने जाता है, और वो अम्ब्रेला भी नहीं लेके जाता। तो जून अम्ब्रेला लेके जाने का सोचती है, पर तब तक इन्हो बहुत दूर चला गया था। नेक्स्ट डे जून इन्हो को शेड्यूल पूछती है ऑफिस में, तो वो बताने लगता है सामने एक इनवाइट पड़ा था। तो जून कहती कि ये क्या है। तो इन्हो कहता कि ये हेड हंटिंग एसोसिएट जनरल मीटिंग का इनवाइट है, पर जून में नहीं अटेंड करूंगी ऐसा कह देती है। जून देखती है कि उससे पढ़ के तो उसे पता चलता है कि इस एकेडमी का नाम एस्टेब्लिश किया जा रहा है मिस्टर ली के बाद। तो बस क्या, मिस्टर ली का नाम सुन के
जून भी अटेंड करती है और उसका फोटोशूट चल रहा था वहां पर, तभी वहां पर हेजिन आती है। तो वो जून के फोटोज पर कमेंट करने लगती है कि और कहती कि उसके फोटोज अच्छे से लेना। वो डायरेक्टर उसे मस्का लगाने लगती है और कहती कि आप दोनों ही हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हो और आप तो नंबर 1 हो। तो हेजिन कहती कि सही कहा, सेकंड से तो फर्स्ट ही अच्छी लगेगी। और वो हंसते हैं दोनों। इन्हों ये सब सुन रहा था। उसके बाद जून और हेजिन बात करते हैं। हेजिन कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जून कहती है कि तुम अकेली ही मिस्टर ली के नाम के नीचे इज्जत नहीं ले सकती, जब तक मैं हूँ न तब तक। और अगर ऐसा नहीं चाहती हो तो तुम्हें मुझे इन्वॉल्व करना ही होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक छुपी हुई है। तो हेजिन कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, भूल गई क्या मिस्टर ली की मौत की जिम्मेदार तुम हो। जून कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। मिस्टर ली का नाम खराब करना बंद कर दो, थोड़ा इंसान की तरह बिहेव करो। और चली जाती है वो वहां से। और हेजिन उसे रोकते हुए कहती है कि और इन्हों से कहती है कि वो जून का वीकेंड का शेड्यूल क्या है उससे पूछती है। मिस्टर ली की बेटी ने मिडिल स्कूल में गई है, तो हम डिनर करने वाले हैं वीकेंड को साथ में ही, तो तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। और वो कहती है कि उसका शेड्यूल मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। वो कहती है कि तुम्हारा बिहेव प्रूव कर ही देगा कि तुमने मिस्टर ली को मारा है। इन्हों भी ये सब सुन लेता है। जो शांति और गुस्सा भी थी। इन्हों को वो चलने को कहती है। इन्हों कहता है कि आपके वाले स्टॉल पर जाए क्या। तो जून कहती कि नहीं, वैसे भी तुम कहाँ खाते हो। तो इडो कहता है कि तो फिर चलो वॉकिंग पर चलते हैं। और वो जून के शूज निकालता है और कहता है कि मैं स्पाइसी फूड तो नहीं खा सकता, पर हम वॉकिंग पर जा ही सकते हैं। तो वो वॉकिंग पर निकलते हैं, पर दोनों ही शांत थे। तो जून इसे शांति से तो वॉकिंग नहीं हो सकती ऐसा कहती है। तो इडो कहता है कि तो जॉगिंग करे, पर जून उसके लिए भी मना करती है और पूछती है कि वैसे अभी तक तुमने मुझसे कुछ पूछा क्यों नहीं, तुम्हारे मन में तो बहुत सारे सवाल होंगे। तो इडो कहता है कि नहीं, मैं नहीं पूछना चाहता, क्योंकि शायद वो तुम्हें हर्ट कर दे। मैं बस जो देखता हूँ उस पर बिलीव करता हूँ। तभी कुछ बच्चों का बॉल उनकी तरफ आता है और इन्हों जून से पूछता है कि तुम खेल सकती हो। तो जून बॉल को ऐसे नेट में डालती है कि बस इन्हों देखता ही रह जाता है और वो गेम स्टार्ट करने लगते हैं। जून खुश थी और इस बीच जून और इन्हों करीब भी आ जाते हैं। जून गेम जीत जाती है। उसके बाद वो आइसक्रीम खाते हैं। इन्हों से कहता है कि तुम्हें रोज खेलना चाहिए, जिससे तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो जून कहती कि फिर तो तुम रोज हारोगे, क्योंकि मुझे हारना पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ जीतना पसंद है। तो इन्हों कहता है कि ठीक है, फिर आज से मैं तुम्हें रोज जीतने दूंगा। जून कहती कि सच्ची, दैट्स गुड। मिस सीओ ऑफिस पे इन्हों से पूछते हैं कि मैंने सुना जून हेजिन से मिली थी आज, कुछ हुआ था क्या उनके बीच। तब मिस सीओ से बताती है कि जून की मिस्टर ली के साथ बड़ी हिस्ट्री है। हेजिन जून की मेंटोर थी। कुछ साल पहले CW में स्कैम हुआ था किसी दूसरे पेपर कंपनी से। ये कंपनी कुछ ही महीनों में बंद हुई थी और उनका गोल ही था इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। CW को कोई आइडिया ही नहीं था इसके बारे में, पर जीव ने इन्फॉर्म किया था कि कोई CW से इन्वॉल्व है इस फ्रॉड में और उसने इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की थी। और CEO मिस्टर ली ने एक नोट छोड़ा और सुसाइड की थी और उन्होंने सारा ब्लेम खुद पर लिया था और सभी ने एक गुस्सा जून पर निकाला था। केस तो बंद हो गया, CW भी बच गया और उसके बाद हेजिन CEO बन गई। जून ने बहुत कुछ सहा है यहाँ तक आने के लिए। वो खुद को भी ब्लेम करती रहती है, यहाँ तक वो अपने दम तक पहुंची है। यूनो कहता है कि उसके पास खुद को स्ट्रांग बनाने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं था। रात को इन्हों जून का शेड्यूल बना रहा था और उसके ऑफिस में वो रखने जाता है। तब वो जून के चेयर की तरफ देखता है, क्योंकि उसे जून के लिए बुरा लग रहा था। तभी वो ऑफिस में ग्वांगवा आती है, जो फोन पर बोल रही थी मिस्टर पार्क से। वो उन्हें अपनी बनाई हुई लिस्ट बता रही थी, तो इन्हों उसे फाइल्स देने में हेल्प करने लगता है और वो उन्हें एनालिसिस भी भेजती है। इन्हों उससे पूछता है कि क्या ये सब एक प्रोजेक्ट के है। तो ग्वांगवा बताती है कि जब से मैं कंसल्टेंट बनी हूँ तब से मुझे लगता है कि मैं किसी की असिस्टेंट बन के लाइफ नहीं गुजार सकती। मैं कुछ भी हो, सक्सेसफुल तो बन के रहूंगी। क्वांगवा रात को भी काम करती है। सुबह को क्वांगवा मैनेजर मिस्टर किम से पूछती है कि आपने मिस्टर पार्क को जॉब चेंज करने का रिकमेंड किया था क्या। वो हाँ कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तब बाकी जन कहते हैं कि वो क्वांगवा के कैंडिडेट थे। तो मिस्टर किम कहते हैं कि पर मिस्टर पार्क ने तो मुझसे कभी ऐसा बोला नहीं। क्वांगवा कहती है कि पिछले 1 महीने से मैं उन्हें कांटेक्ट कर रही थी और कल ही उन्होंने डिसीजन लिया था अप्लाई करने का।
जब आपने उन्हें सुबह कॉल किया तब उसने मना कर दिया मुझे। और ग्वांगवा बहुत अपसेट होने लगती है और रोने लगती है। मिस्टर किम कहते हैं कि सॉरी, मुझे नहीं पता था। ग्वांगवा कहते हैं कि आपको पता है कैंडिडेट ढूंढना यहाँ कितना मुश्किल है, आप सिर्फ एक को ही नहीं जाने दे सकते। आपके लिए आसान हुआ क्योंकि आपके पास कनेक्शन है। मैंने इसके पीछे बहुत काम किया है। मिस्टर किम कहते हैं कि क्या, तुम ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मेरे कुछ अपने रीजंस थे मिस्टर पार्क को कॉल करने के, और ऑनेस्टली बताओ तो अगर मिस्टर पार्क को तुम्हारा प्रपोजल इतना ही अच्छा लगा था तो वो मेरा रिफ्यूज कर देते ना। तुम तो खुद उन पर अपना सजेशन पोस्ट कर रही थी खुद का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, और वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। तभी जो आती है तो वो शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग इस कैंडिडेट पर प्रोजेक्ट प्रोसीड कर रहे हो। तो दोनों हाँ कहते थे। वो कहते हैं कि अपनी पर्सनल फीलिंग दूर रखो और टीममेट्स के साथ मिलकर एनालाइज फिर से। क्वांघा रो रही थी और मिस्टर किम भी गुस्सा थे। बाकी जन कहते हैं कि क्वांघा ने आपकी हमेशा हेल्प की है तो आपको भी उसकी हेल्प करनी चाहिए और मिस्टर पार्क को आपको छोड़ देना चाहिए। मिस्टर किम कहते हैं कि तुम सभी को पता था कि क्वांघा मिस्टर पार्क को कांटेक्ट कर रही है, सिर्फ मेरे सिवा, और वो वहां से चले जाते हैं। तो इन्होंने समझाने जाता है। मिस्टर किम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहता, पर उसने मुझे बताया नहीं और ना ही कोई प्रोटोकॉल फॉलो किया उसने। सभी तो ऐसे ही कहे जा रहे हैं जैसे मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ पता नहीं। वो कहते हैं कि लो ये क्यों को दे अब प्रोजेक्ट, मिस्टर पार्क के लिए यही ठीक है, और वो चले जाते हैं वहां से। इन्हों कुआंगा के पास जाता है कॉफी लेके और कहता है कि मिस्टर क्यों वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं, वो तुम्हारी केयर करते हैं, चिंता मत करो और खाना खाओ। और वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्योंकि जी उनको बताती है कि मिस्टर पार्क मेरी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। तो वो मिस्टर किम से पूछती है कि जो पोजीशन आपने मिस्टर पार्क के लिए ऑफर की थी उसकी जगह कोई और कैंडिडेट मिला या नहीं। तो वो कहते कि मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो जो बाकी टीम्स को मिस्टर किम को हेल्प करने को बोल के वहां से चली जाती है। क्योंफा और मिस्टर किम बातें कर रहे थे और एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे। ये बात जी उनको बताता है कि वो दोनों को बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा है। जून कहती है कि तो क्या हुआ, मुझे भी हर एम्प्लॉयज के साथ ऑकवर्डनेस फील होता है, ये तो नॉर्मल है ना। कहते हैं कि मेरे साथ भी आपको ऑकवर्ड लगता है क्या? जून हाँ कहती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगा कि हम फ्रेंड्स हैं? राइट कह के वहां से चला जाता है। और सुहे और खाना खा रहे थे साथ में। वो बताती है कि मैंने 2 और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और 2 बुक्स के साथ। कहता है कि रियली, वैसे हाँ मुझे कुछ और भी लेना है। वो कुछ बंस लेता है वहां से। तो सेहन कहती कि ये तुम्हारे सीईओ के लिए ही है क्या? तो हाँ कहता है। तुम्हें लंच भी देना पड़ता है क्या सीईओ को? कहता है नहीं, पर अगर मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा तो वो कुछ भी नहीं खाएगी। उसे बंस बहुत पसंद है और आज उसकी बाहर मीटिंग है तो वो खाना नहीं खा पाएगी। कहता है कि जो उनको बेल से भी ज्यादा केयर की जरूरत है और हंसता है। जो उनको देखता है और सिंहन को बाय करके उसके पास चला जाता है। तो सिंहन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सीईओ लेडी है। के दिल में शायद जून के लिए फीलिंग्स आ रही है। लिफ्ट में जून को बस दिखाता है और देता है कि लंच के लिए जून उसे देख रही थी। और तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं, पर जून वो ले लेती है और वही खाने लगती है। और जब लिफ्ट खुलती है तो वो बैग में रख के बाहर जाती है और हंसता है। यहाँ मिसियो और ग्वांग बात कर रहे थे क्योंगफा और मिस्टर किम के बारे में कि उन दोनों में कैसी सुलह कर पाए। तभी मिसियो कहती कि हम की वेलकमिंग पार्टी देते हैं, और ये बात वो जून के सामने रखते हैं और वो उसे मना भी लेते हैं। पर जून कहती कि जो करना है करो, पर मैं नहीं आने वाली। कहता कि पर तुम्हें वहां होना चाहिए, और मिसियो कहती कि तुम आ रही हो, और वहां से चली जाती है। सू हेवन और उसकी मदर सू हेवन के हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी मना रहे थे और उसकी माँ बहुत रो रही थी और दोनों ही बहुत अपसेट थे। उसके बाद वो घर जा रहे थे तभी उन्हें वीडियो भेजता है सेओजिन और ब्योर के साथ। वो उसमें गेम्स खेल रहे थे। तभी उसकी मॉम की थी कि मुझे तुम्हें शादी करने से रोकना चाहिए था इतनी जल्दी। तो सुयान कहती कि ठीक है मम्मा, ये सब फास्ट में था। उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तो सुयान कहती कि ओ मम्मा, मेरा इतना हैंडसम लड़का है तो मुझे और कुछ क्या चाहिए। और वो हंसते हैं और घर चले जाते हैं।
यहाँ जियोन ग्वांग के डैड के साथ डिनर कर रही थी। उनकी बातें सुन के बोर होकर ग्वांग वहां से चला जाता है। जियोन उन्हें बताती है कि ग्वांग बहुत अच्छा काम कर रहा है, अभी आपकी उम्मीद से भी ज्यादा। तो वो कहते हैं कि तुमने उसे सुधारने के लिए बहुत काम किया है। वो कहते हैं कि मुझे कब तक तुम्हें यहाँ ऐसे डिनर पर इनवाइट करना होगा, क्या ग्वांग तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अब वो बड़ा हो गया है तो तुम्हें एक साथ मूव करना पड़ेगा। जून थोड़ी टेंस लगने लगती है। उसके बाद ग्वांग जून को घर छोड़ रहा था तब वो उससे पूछता है कि कहीं मेरे फादर ने कुछ कहा है क्या? तुम अपसेट क्यों लग रहे हो? क्या वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं? तो जून कहती कि नहीं, पर ऐसा हुआ तो ये उनका ही लॉस होगा। तो ग्वांग कहता है कि इसलिए तो तुम जून हो, पर ज्यादा काम मत करो, मैं सिर्फ कंसर्न हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। जून कहती कि ठीक है, पर तुम क्यों इतने वरी हो रहे हो? तुम अब बड़े हो गए हो। जब मैंने तुम्हें देखा था एक मीटिंग में, तो तब तुम्हारा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था कंप्लीट, राइट? तो ग्वांग कहता है कि देखो, मुझे बच्चे की तरह देखना बंद कर दो, क्या मैं हैंडसम नहीं दिखता? जून कहती कि ये सब कहीं और मत कहना, और वो चली जाती है वहां से। नेक्स्ट डे जीवन को एक औरत मिलती है और वो कहती है कि मिस्टर यूनहो ने तुम्हारे बारे में बड़ी तारीफ की है, और वो उसे वेजिटेबल जूस देती है और चली जाती है वहां से। जीवन ऑफिस में थी तो यूनहो उसे उसका शेड्यूल देने आता है और पूछता है कि ये तुम्हारे पास जूस क्यों है इतना? तो वो कहती कि हाँ, वो सुना है कि हेल्दी होता है इसलिए है। और वो उसे प्रिपेयर करने को बोल ही रही थी तब पर तभी यूनो उसकी कॉलर ठीक कर देता है और कहता है कि मैं रेडी करके लाता हूँ, और कहता है कि तुमने अच्छी चॉइस की है, हेल्दी खाया करो। रेस्टोरेंट में लड़कियां बातें कर रही थी कि इन्हो की वेलकमिंग पार्टी पे जा रही हो या नहीं। दूसरी कहती है तो मैं इसलिए ड्रेसअप तो हुई हूँ, और हाँ, याद रखना इन्हो के आगे की सीट मेरी है। ये सब बातें जून सुन रही थी क्योंकि वो भी वही थी, और कहते हैं कि काम की जगह फालतू में एनर्जी वेस्ट क्यों करनी पार्टी में। और जब वो ऑफिस में भी आती है तो देखते हैं कि लड़कियां इन्हो पर लाइन मार रही है और उससे बॉटल्स के ढक्कन खुलवा रही है। ज्यून वहां से जाती है और उन्हें दूर दूर से देखकर ज्यून गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि ये भी कुछ ज्यादा ही उन पर लट्टू हो रहा है। वो रात को काम कर रही थी और फिर रियलाइज करती है कि सभी चले गए हैं ऑफिस से, और ऑफिस में उसके सिवा कोई भी नहीं है। सभी पार्टी कर रहे थे। मिसियो कहती है कि ये पार्टी इन्हों की वेलकम के लिए है, तो आज जिंदा घर जाने की सोचना मत, और सभी ड्रिंक करने लगते हैं। वांग भी कहता है कि आज मैं ट्रीट दूंगा सभी को। तभी मिस्टर किम को कॉल आता है और वो बाहर चले जाते हैं और उनकी जगह पर आकर बैठ जाता है। और जब मिस्टर किम वापस आते हैं तो वो क्वांग वाक के पास बैठ जाते हैं क्योंकि वही सीट खाली थी। इन्हो उठता है और सबको थैंक यू वाली स्पीच देता है और मिस्टर किम की तारीफ भी करता है। और मिस्टर किम उठकर एक जोक मारते हैं जिस पर क्वांग वाक के सिवा किसी को भी हंसी नहीं आती, और मिस्टर किम वापस आके बैठ जाते हैं। क्वांग वाक और बाकी सभी उन्हें बात करने को फोर्स करते हैं, तो वो दोनों बात करते हैं और क्वांगवा भी मिस्टर किम को सॉरी बोल देती है। जून को इन्हो का मैसेज आता है कि तुम्हें यहाँ आना चाहिए। फिर जून भी सोच रही थी कि वहां जाने का। इन्हो व्योल से बात कर रहा था और वो ग्वांग को जाता हुआ देखता है तो उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो ग्वांग कहता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट है तो मैं जा रहा हूँ, और वो सॉरी कहता है। इन्हो सेओन हेओन से बात करता है और कहता है कि आज रात में बच्चे नहीं संभाल पाऊंगा, पर वीकेंड में मैं इसकी कमी जरूर पूरी कर दूंगा। पर सोया उनके कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतने तो क्लोज है ही, और वो एंजॉय करने को कहके फोन रख देती है और मन ही मन हंस रही थी। सोजिन कहता है कि तुम ब्लश कर रही हो मम्मा। इन लोगों को फायर कार और एम्बुलेंस की आवाजें आती है और उसे कुछ पास्ट की यादें भी आ रही थी, जिससे जहाँ एक घर को आग लगी थी और वो वही था, डरा हुआ सहमा हुआ। तभी पीछे से जियोन आती है तो वो ठिकाने पर आ जाता है। मिसियो जियोन को देखती है तो वो उसे खींच के ले जाने लगती है क्योंकि वो अब दूसरी जगह पर जा रहे थे पार्टी करने के लिए। यहाँ ग्वांग ऑफिस जाता है पर वहां पर जियोन नहीं होती, तो वो अपसेट होके वहीं बैठ जाता है। वो जियोन को मिस कर रहा था। यहाँ सभी गाना गा रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, पर जियोन अकेली ही बैठी हुई थी। मिसियो उसके पास आती है और कहती कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ आई हो, और वो सबको लाइन में लगाती है जियोन के साथ ड्रिंक करने के लिए। और बेचारी ज्यूड सबके साथ एक एक ग्लास पीती रहती है, और लास्ट पीने ही वाली थी पर वो ग्लास लेता है और खुद पीने लगता है। मिस्टर किम बाकी सभी के साथ बातें कर रहे थे नशे में ही। वो कह रहे थे कि ज्यूड को मैंने कई कैंडिडेट रिकमेंड किए पर वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है, और वो ये भी कह रहा था कि हीरो की लाइफ तो उसने हेल ही कर ही दी होगी। हीरो बेचारा बहुत परेशान होगा, पर हीरो तो सिर्फ ज्यूड को ही देखे जा रहा था
जो मिसियो के साथ खड़ी थी। सभी घर जा रहे थे पर ईडो जून को संभाल रहा था और वो टैक्सी बुलाने जाता है जून को एक जगह पर बिठाते हुए, पर जून अकेले ही निकल जाती है। मिस्टर क्यू और क्योंगफा बातें करते हैं। क्योंगफा कहती है कि शायद मैं ही ग्रीडी हो गई थी, पर मिस्टर किम कहते हैं कि मिस्टर पार्क तुम्हारे कैंडिडेट है और हाँ, ये प्रोजेक्ट भी तुम्हारा है और इसे सक्सेसफुल जरूर करना, और बी कॉन्फिडेंट कह के वो घर चले जाते हैं। जून अकेली ही जा रही थी। इन्हो जब वापस आता है तब जून वहां पर नहीं थी, तो वो मिसियो से पूछता है कि जून कहाँ है। तो वो कहती कि देखो चिंता मत करो, जून जब भी ड्रिंक करती है ना तब वो ऑफिस जाकर सो जाती है। मिसियो भी काक्सियो के साथ चली जाती है। इन्हो भी ऑफिस जाकर देखने लगता है पर उसे वहां पर जून नहीं दिखती, तो उसे लगता है कि वो घर गई होगी, पर वो फिर भी आगे बढ़कर ऑफिस चेक करने लगता है तो जून वही सोफे पर सो गई थी। तो इन्हो उसे उठाता भी है पर वो नहीं उठ रही थी, तो इन्हो वही खड़ा रहता है खिड़की लगाकर। कुछ देर बाद जून उठ जाती है, तब वो इन्हो को अपने बगल में सोते हुए, मतलब बैठे बैठे सोते हुए देख लेती है, तो उसके पास जाती है और उसे छू कर देखती है और इन्हो भी उठ जाता है और वो उसे कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो, और इन्हो कहती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। एंड यही एपिसोड 4 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में जून इन्हो के पास आती है और उसके कंधे पर ही सो जाती है और इन्हो भी अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। एंड हाँ, उनका किस नहीं होता। और सुबह जून उठती है तो वो नॉर्मल ही थी जब तक उसे इन्हो के साथ वाला सीन याद नहीं आता तब तक, और वो झट से उठ जाती है कि क्या वो सपना था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कहती है। मिस्सी और वो बैठे थे उसके बाद एक साथ ही जून इन्हो के बारे में ही सोच रही थी। मिस्सी दवाई खा रही थी और जून से कहती है कि मुझे समझ नहीं आता तुम ड्रिंक करके ऑफिस ही क्यों जाती हो, अरे हम बूढ़े हो गए, काउच पर सोती रहोगी तो तुम्हारी पीठ ही दुखेगी। जून पूछती है कि कल रात सभी चले गए थे ना घर, तो मिस्सी कहती हाँ मैंने खुद उन्हें भेजा था। जून कहती कि इन्हो भी। मिस्सी कहती कि हाँ वो तुम्हें देख रहा था पर मैंने कहा कि तुम ऑफिस चली गई होगी, तो मैंने उसे घर जाने को कह दिया था। तो जून सोचती है कि क्या वो सच में ड्रीम था। ऑफिस में जून को इन्हो उसका शेड्यूल बता रहा था। जून उससे पूछती है कि कल पार्टी के बाद तुम वापस लौटे थे क्या। इन्हो भी झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं नहीं आया था। जून उसे जाने को कहती है। इन्हो को कॉल आता है तो वो बात कर रहा था। जून नोटिस करती कि उसके फोन का वो फ्रॉक वाला स्टिकर नहीं है। ऑफिस में मीटिंग चल रही थी और जून का पेन गिर जाता है और सेम टाइम पर इन्हो और जून पेन उठाने नीचे बैठ जाते हैं और वो एकदम से करीब भी आ जाते हैं। तब जून को फिर से वही सब याद आने लगता है तो वो मुंह पर हाथ रख के दूर हट जाती है और इन्हो को भी टेबल लग जाती है। सभी उसकी तरफ देख रहे थे तो जून कहती कि एक कीड़ा था वहां पर। ऑफिस में भी जून काम नहीं कर पा रही थी और सोचते सोचते उसने इन्हो की तस्वीर भी बना ली थी। वो दूर से ही इन्हो को देख रही थी। क्वांगफा और मिस चो एक स्टार को देख रहे थे और उसकी नोज की तारीफ कर रही थी कि उसकी नाक एक आर्ट की तरह है। जून भी बिना देखे ही इन्हो को देखते हुए कहती कि हाँ सच में, और जब नोटिस करती है तो क्वांगफा उससे कहती कि मैं इसके बारे में बात कर रही थी। तो जून भी हाँ में हाँ मिला देती है कि हाँ सच में उसकी नाक बहुत अच्छी है और वहां से चली जाती है। जून मीटिंग को जा रही थी तो वो इन्हो उड़ने लगता है पर जून उसे कहती कि तुम मत आओ मेरे साथ। फिर भी इन्हो के कुछ रहा था तो जून उसे चेयर पर बिठाकर चले जाते हैं और उसे फिर से उठता देख वहां से वो भागी जाती है। इन्हो कहता है कि मैं तो बस डॉक्यूमेंट्स दे रहा था जो आपने मांगे थे। जून ड्रीम्स के बारे में किताबें पढ़ती है और उसमें लिखा था कि जो ड्रीम्स हमें याद रहते हैं वो रियलिटी में बदल भी जाते हैं। तभी वहां बेओल आती है और जून को ओ लेडी कहती है और जून भी उसे किरो कह के बुलाती है। बेओल कहती कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और जून भी कहती कि मैं भी कोई ओल्ड लेडी नहीं हूँ। आज तुम क्या पढ़ रही हो? तो बेओल कहती कि आइसक्रीम शॉप वाली बुक पढ़ रही हूँ। तो जून कहती कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, कौन से वाली? तो बेओल कहती कि मिंट चॉकलेट फ्लेवर वाली बहुत पसंद है। जून कहती है कि मुझे भी वही वाली पसंद है, मुझे मिंट चॉकलेट मिल्क पसंद है। तो बेओल कहती है कि आपने उस फ्लेवर की कैंडी, कुकीज और ब्रेड ट्राई की है? जून को तो पता ही नहीं था ये सब भी होता है। तो बेओल कहती कि तो हम सुपरमार्केट जाए? तो जून कहती कि तुम्हें अलाउ है, वैसे कहाँ है तुम्हारी मॉम? तो बेओल कांगसेओक से परमिशन मांगती है और वो भी हाँ कर देता है और वो दोनों ड्रिंक्स और ब्रेड से मजे ले रहे थे बाहर जाकर। जून को भी काफी पसंद आता है वो सब। जून कहती है कि किरो ऐसे किसी को भी अपने साथ मत लाया करो। तो बेओल कहती है कि आप कोई भी नहीं है हो।
वो तो मैं आपको पसंद करती हूँ सिस्टर, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? जून कहती कि तुम्हारा नाम क्या है वैसे? तो बेओल बताती है कि मेरा नाम बेओल है और मैं 7 ईयर की हूँ। जून कहती कि तुम्हारी आंखें लोगों को अच्छे से पहचान लेती है। यहाँ कांगसेओक मिस्सियो को बता रहा था कि जियोल और बेओल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। वो सुपरमार्केट भी गए थे आज, तुम्हें पता है? उन्हें ऐसा देख अजीब लगता है थोड़ा। तो मिस्सियो उसे मारती है और कहती है कि इसमें क्या अजीब है? ओ, तुम वैसे तो नहीं सोच रहे हो ना, इन्हो और जून सिर्फ साथ में काम करते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है उनके बीच, और उन्हें मिलाने की सोचना भी मत। और खुद सोचती है कि जून वैसे इन्हों के लिए अच्छी है। ऑफिस में क्वांग ही सो रहा था, जिसे मिस्टर किम उठाते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ सभी काम कर रहे हैं और तुम एक हो जो सो रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कल सिर्फ 3 घंटे ही सोया था, क्योंकि लाइन में खड़ा था ना ब्रांडेड शूज खरीदने के लिए। तो मिस्टर किम कहते हैं कि मैं यहाँ एक एक पेनी सेव करता हूँ घर खरीदने के लिए, और तुम ये सब ब्रांडेड कपड़े और शूज पर खर्च करते हो। तो क्वांगी कहता है कि मैं खुद कमाता हूँ और उड़ाता हूँ। और तभी ऑफिस में कोई आता है जिसके कपड़े ब्रीफ केस बहुत ब्रांडेड थी। तो मिस्टर किम कहते हैं कि ये कौन है? तो क्वांगी बताता है कि ये ऑनलाइन लग्जरी ब्रांड के सीईओ है और उसका नाम है सीईओ जेन संग हो। वो जून को बता रहा था कि मुझे लग्जरी ब्रांड एप्रेजल चाहिए। वो कहते हैं कि कोई ऐसा चाहिए जो मेरे प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करे, कोई ऐसा जो एप्रेजल को ट्रेन करे। अब मिस्सियो जून और इन्हो डिस्कस कर रहे थे इसी केस के बारे में, और मिस्सियो जानती थी कि क्वांग ही इस फील्ड में अच्छा है और वो ब्रांड्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो वो उसे ऑफिस में बुला देते हैं और उसे ही ये प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सौंप देते हैं। अप्रेजल ढूंढने का काम उसे दे देते हैं। यहाँ ग्वांग एक बुक कंपनी के ओनर से मिलता है, क्योंकि उसे इन्वेस्टिंग करनी थी। उसे एक बुक पसंद भी आती है, तो ओनर कहता है कि ये बहुत अच्छी बुक है और इसकी राइटर भी बहुत अच्छी इंसान है। इसका फर्स्ट एडिशन अभी तक बिका नहीं और राइटर भी बड़ी अपसेट है। और वो और कोई नहीं बल्कि सू हेयन थी, और वही थी वो वहां पर। जब वो बाहर आती है और ग्वांग उसे देखता है तो कहता है कि तुम। और सू हेयन भी उसे देखती है, और वो लिफ्ट में थे उसके बाद ही। ग्वांग उसे कहता है कि यकीन नहीं होता कि तुम एक राइटर हो और तुमने सोचा कि मैं पापा हूँ किसी का। सुयन उसे सॉरी कहती है। ग्वांग उसे पूछता है कि तुम पिक्चर बुक कैसे राइट करती हो? तो सुयन कहती है कि मैं घंटों तक कंसंट्रेशन करती हूँ। तो ग्वांग उसे उसका ऑटोग्राफ मांगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। सुयन झट से साइन कर देती है और उसे थैंक यू कहकर चली जाती है। पर पीछे से ग्वांग चिल्लाता है कि सुहान तुम ये कर सकती हो, और सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। सुहान को बड़ी एम्बैरेस हो जाती है और वहां से हा हा करके निकल लेती है। ग्वांग उसका ऑटोग्राफ देखता है जहां उसने लिखा भी था कि जल्दी से इन्वेस्टमेंट करो। ग्वांग ही ने अप्रेजल के लिए लिस्ट बनाई थी कैंडिडेट्स की। तो जियोन कहती कि ठीक है जल्दी से मीटिंग प्रोसीड करो, कहीं कंप्यूटर्स उन्हें हायर ना कर ले। ग्वांग भी पहले मिस्टर कांग से मिलता है और नेक्स्ट सीन में ही ग्वांग ऑफिस आता है और सबको हेलो कह रहा था जोर जोर से। ऑफिस का माहौल कुछ गर्म ही था। तो क्वांग से पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो बताते हैं कि मिस्टर कांग जो नंबर 1 थे उन्होंने CW ने हायर कर दिया है उन्हें। और वही दूसरी तरफ जोंगवॉन हेजिन को बता रहा था कि मिस्टर कांग आज ही ज्वाइन कर रहे हैं। ये वही था जिसे जियो ने रेज्यूमे फेक होने की वजह से निकाल दिया था, और वो पीपल्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। और यहाँ जियोन कांग ही की क्लास ले रही थी कि क्या तुमने उससे कांटेक्ट नहीं किया था। कांग ही कहता है कि किया था, पर मिस्टर कांग को टाइम चाहिए था। जियोन कहती कि तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था कि कहीं वो दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा। अब रिप्लेसिंग कैंडिडेट ढूंढो। तो क्वांगी कहता है कि मैंने ढूंढे हैं पर डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा है। तो जून कहती कि तुम मिस्टर कांग के डिसीजन लेने का वेट कर रहे थे, और वो भी प्लान बी के सिवा। इनो बीच में आता है और कहता है कि बेहतर यही होगा कि हम उन्हें अपडेट करें सीईओ जीन को कि क्या हुआ है। तो सीईओ जीन से मीटिंग करके वो बता देते हैं कि सिचुएशन ऐसी ऐसी है। तो सीईओ जीन कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैं पैसे दूंगी, फिर अब क्या हुआ? जीन उसे सॉरी कहती है और दूसरा कैंडिडेट जल्दी ढूंढने का बोल देती है। वांग ही जीन को सॉरी कहता है। जीन कहती है कि जल्दी से नया कैंडिडेट ढूंढो, ऐसा कोई ढूंढो जो और भी क्वालिफाइड हो मिस्टर कांग से। क्वांग ही इनो से कहता है कि ओ गॉड अगर मैंने नहीं ढूंढा तो जून मुझे फायर ही कर देगी, अब मैं क्या करूं। क्वांग ही लग जाता है काम पे और वो हजारों फोन करता है पर कोई भी ऐसा मिल नहीं रहा था जो डिस्क्रिप्शन से मैच हो। तो वो बहुत सैड होके बैठा था।
तो इन्हो उसे बाहर ले जाता है थोड़ा चिल करवाने। क्वांगी टेंशन में था कि अगर मैं फायर हो गया तो, और मैं कहाँ ढूंढूं कैंडिडेट को। मैंने सारी लिस्ट छान दी है। इन्हो क्वांगी को आगे की कार शॉप दिखाता है और कहता है कि वो देखो वहां पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, और कहता है कि वो तो कार की आवाज से ही उसकी प्रॉब्लम पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है और उतना टाइम भी उसे दिया है। और कहता है कि अब हमें ऐसे ही कैंडिडेट को ढूंढना है जो रिपेयरिंग एक्सपर्ट हो। और क्वांगी जून के सामने ये बात रख देता है, और जून भी कहती है कि अच्छा आइडिया है। और क्वांगी और यूनो को देख लेती है कि मतलब जब वो क्लैप कर रहे थे कि उनका आइडिया सक्सेस हो गया और जो उनको पसंद आ गया, और वो समझ जाती है कि ये आइडिया यूनो का ही है। रात को सिर्फ इन्हो और जून काम कर रहे थे। जून थोड़ी सोफे पर बैठ के आराम करती है और फिर फाइल लेने जाती है तो उसका पेन नीचे गिर जाता है। तभी वो इन्हो का स्टिकर देखती है जो वही गिरा था, और वो समझ जाती है कि इन्हो ऑफिस में था उस दिन और वो कोई ड्रीम नहीं था। इन्हो ऑफिस में आता है और कहता है कि क्या मैं आपके लिए फूड ऑर्डर करूं, पर वो देखता है कि जून वहां पर है ही नहीं, और वो बालकनी में खड़ी दिखती है उसे, तो वो वहां जाता है। जून उसे कहती है कि उस रात तुम ऑफिस में थे है ना, ये तुम्हारा स्टिकर वहां पड़ा हुआ था, तुमने वहां ना होने का क्यों नाटक किया। इनो खामोश था। जून कहती है कि तुम्हें क्या क्या याद है। इनो कहता है कि तुम कितना चाहती हो कि मैं याद रखूं। तो जून कहती है कि भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और यूनो भी हाँ कह देता है कि मैं नहीं याद रखूंगा। बेओल यूनो के फोन का स्टिकर बदल देती है, और यूनो जब देखता है तो हंसता है और उसे जून की भी याद आती है। जून भी बुक पढ़ रही थी और वो स्लीपिंग पिल्स लेती है और थोड़ी रिलैक्स होने लगती है, और उसे भी यूनो की याद आ रही थी। नेक्स्ट डे को इन्हो और क्वांगी मार्केट में ढूंढने जाते हैं रिपेयरिंग एक्सपर्ट को, और उन्हें उसे खुद ही ढूंढना पड़ रहा था। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो सारे लग्जरी ब्रांड को करीब से जानता हो और फेक को पहचान सकता हो। तो वो मार्केट में ढूंढने लगते हैं एक एक शॉप से, पर कोई भी मैचेबल नहीं लगता है उन्हें। लास्ट में वो थक कर खाना खा रहे थे, तभी उस शॉप पर एक लेडी आती है जिसके हाथ से एक कपड़ा गिर जाता है, और वो देख लेता है, और उसके हाथ भी वो देख लेता है उसके हाथ पर बहुत सारे कट्स लगे थे, और वो कपड़ा भी वो देख लेता है और समझ लेता है कि शायद ये लेडी कुछ काम की हो। और वो शॉप वाली लेडी से पूछता है कि ये लेडी क्या काम करती है, तो वो लेडी बताती है कि वो बैग्स रिपेयर करती है। तो इन्हो और कॉन्गी उस लेडी का पीछा करते हैं और चुपके से उसका काम भी देख लेते हैं कि कैसे वो बैग को, वॉलेट्स को पुराने से एकदम नया नया कर देती है। और पूरी जांच पड़ताल करता है, और वो शॉप देखता है कि उसके पास गैरिम की बैग्स भी है। क्वांगी देखता है। क्वांगी तो खुशी के मारे कूदने ही लगता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो फाइनली उसे मिल गया था। तब उसे शांत करते हुए उस लेडी को बताता है कि हम पीपल्स कंपनी से है। उस लेडी का नाम यंग था, और वो 17 साल की थी तब से ये काम कर रही थी, और वो एक्सपर्ट थी लग्जरी ब्रांड रिपेयर करने में। क्वांगी और उसे टेस्ट करने के लिए ब्रांडेड बैग्स के लेदर्स देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े देते हैं, जिस यांगसू सूंग के ही पहचान लेती है ये एकदम राइट। और क्वांगी तो बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी जॉब बच गई। जून भी उसे मिलती है और उसे ऑफर भी करती है अप्रेजल की जॉब के लिए। जून कहती है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड इज नॉट इम्पोर्टेंट, और वो कहती है कि हमें आपका कॉल का वेट करेंगे कि आपका क्या आंसर है। नेक्स्ट डे बेल स्कूल ट्रिप पर जा रही थी और वो बहुत खुश थी। तो इन्हों कहता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो? अपने फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए। तुमने तो मुझे सैड कर दिया, तुम मेरे बिना ही वहां सो जाओगी। तो बेल कहती है कि आपको अब इंडिपेंडेंट होना चाहिए और खुद के लिए एक गर्लफ्रेंड भी ढूंढनी चाहिए और डेट पर जाना चाहिए। मैं अब 7 साल की हो चुकी हूँ। और वो चली जाती है। सुयान और इन्हो सियोजिन और बेओल को स्कूल छोड़ते हैं और अपने बच्चों को बाय कहते हैं, क्योंकि वो सीधा कल ही मिलने वाले थे। फिर सियो इन्हो को कहती है कि ऑफिस की तुम काफी समय बाद अकेले होंगे ना, आज तुम्हारी कोई प्लान है या नहीं? इन्हो कहता है कि है ना, जो उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे। तो मिस सियो कहती है कि सीरियसली तुम उसकी तरह वर्कहोलिक मत बनो। सुनो, अब आज रात मेरे घर पर पार्टी करते हैं। तभी वहां पर ग्वांग आता है और मिस सियो भी उसे पार्टी में आने को कहती है, और कहती है कि वैसे भी जून थोड़ी आजकल शांत है तो उसे भी इनवाइट कर ही लेते हैं, वो भी घर का खाना खा ही लेगी। ग्वांग कहता है कि आइडिया तो अच्छा है, बट तुम्हारी कुकिंग बहुत बैड है। तो मिस सियो कहती है कि फूड डिलीवरी है ना, तुम्हें जो चाहिए मैं ऑर्डर कर लूंगी,
तो इन्हों कहता है कि फिर तो मेरे घर पर ही आओ सभी, मैं ट्रीट करता हूँ। मिसियो कहती कि हाँ सच्ची ग्वांग, तुम्हें पता है इन्हों बहुत अच्छा खाना बनाता है। लास्ट टाइम जब मैं घर गई थी ना तो उसने इतना अच्छा खाना बनाया था। वहाँ कहता है कि ठीक है पर जून आएगी नहीं। तो मिसियो कहती कि मैं मनाती हूँ ना उसे, और जून को वो मनाने जाती है, पर जून साफ साफ उसे मना करती है कि मैं नहीं आने वाली। मिसियो भी थक के वहां से चली जाती है कि ये कितनी जिद्दी है। इन्हों जो उनके काम के बारे में डिस्कस कर रहे थे वो दोनों, तो इन्हों कहता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, जून को योंग सियोक मान जाएगी। तो उसे वो पूछता है कि आज रात आप पार्टी में आने वाली है? तो जून नहीं कहती है। तो इन्हों कहता है कि प्लीज आ जाना, मुझे आपके लिए खाना बनाना अच्छा लगेगा। जून इसके बारे में सोचती है और अपने काम पर लग जाती है और मीटिंग्स के बाद मीटिंग्स करती रहती है। और वो अपना काम खत्म करके घर जाती है और उसे भूख भी लग रही थी पर कुछ खाने का मन ही नहीं होता घर पर। तब उसे इन्हों की बातें याद आती है और इन्हों के घर पर वो पहुंच जाती है केक लेके। पर वो डर रही थी बेल बजाने से, पर बेल वो बजा लेती है और मुंह फेर लेती है अपना। इन्हों जब दरवाजा खोलता है तब वो कहता है कि आप यहाँ, और अंदर कोई भी नहीं था क्योंकि कोई भी नहीं आया था वहां पर और पार्टी कैंसिल हुई थी। तो जून खुद ही दरवाजा बंद करके वहां से निकलने लगती है और वो गुस्से में मिसियो को मैसेज करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। पर तभी पीछे से इन्हों से आवाज देता है और कहता है कि मैं आपके लिए डिनर बना सकता हूँ। पर जून कहती कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस पास से गुजर रही थी इसलिए मैं यहाँ आई। पर इन्हों उसके हाथ में केक देखता है तो जून कहती कि ये भी मैंने रास्ते से ही लिया है, और इन्हों वो उसके हाथ से ले लेता है और उसे थैंक यू कह देता है क्योंकि वो समझ गया था कि जून यहाँ पार्टी के लिए ही आई है। वो कहता है कि वैसे मैंने सारा सामान लाया था पार्टी के लिए पर वो कैंसिल हो गई, पर मैं आपके लिए खाना बनाना चाहूंगा। और वो उसके लिए खाना बनाने लग जाता है। जून सोफे पर बैठी थी एकदम भूत जैसी। वो इन्हों का घर देखती है कि कितना साफ सुथरा है और उसकी और बेओल की फोटोज भी वो देखती है, पर बेओल उसमें बहुत छोटी थी तो वो उसे पहचान नहीं पाती। तभी उसके पैर के नीचे एक टॉयज आता है और वो आवाज करने लगता है। तो जून उठ के डर जाती है और खड़ी हो जाती है। इन्हों उसे कहता है कि रिलैक्स, ये खुद ही बंद हो जाएगा। सुहेवन की माँ उसे कह रही थी कि इन्हों को बुला, वो अकेला होगा ना, उसका वेट कर रही हो ना। पर वो नहीं कहती है कि नहीं मैं वेट नहीं कर रही हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम दोनों फ्री हो तो साथ में मूवी देखो, कुछ करो, अरे थोड़ी तो बड़ी हो जाओ। अगर उसने किसी को इनवाइट किया होगा तो तुम उसे खो दोगी। तो सियोन कहती है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं होगा और आप भी थोड़ा बोलने से पहले सोचा करो। इनो बहुत खाना बनाता है और जून उसे दूर से ही देख रहे थे और वो इतना सारा खाना देख शौक थी कि ये सब तुमने बनाया है, और वो अब उसका टेस्ट भी करने लगती है और उसे वो बहुत पसंद आता है। और वो दोनों साथ में ही खाते हैं और फिनिश करते हैं। लास्ट पीस भी जून ही खा लेती है और एडमिट भी करती है कि हाँ सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। इनो हंसता है। जून पूछते है कि तुमने कुकिंग कब स्टार्ट की? तो इनो कहते हैं कि 30 साल से, ये मेरे सर्वाइवल स्किल्स है। जून कहती कि तुमने खुद को सच में बहुत आगे लाया है। तो क्या तुम एलिमेंट्री स्कूल से अकेले रहते हो? तो इन्हों कहता है कि हाँ मैं ठीक से बड़ा हुआ है ना। जून सर हिलाती है और तुमने क्या ऐसे बोल देती है और वेल्डन भी कहती है उसे। और उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे वो स्टैम्प देता है जो बेवल उसे देती थी अच्छा काम करने पर। और भी कहता है कि आपने भी बहुत अच्छा काम किया है। और वो एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में एक चीज तो कॉमन है कि वो दोनों अकेले हैं। तभी इन को बेवल का कॉल आता है तो वो रूम में जाने लगता है उससे बात करने के लिए। जीवन कहते हैं कि मैं चली जाती हूँ फिर। पर इनो कहता है कि केक के लिए रुकने को कहता है उसे और वो रूम में चला जाता है। जीवन रूम देखती है और सोफे पर बैठती है। इन्हो बेओल से पूछता है कि तुमने क्या क्या किया? तो बेओल कहती है कि हमने बहुत खेल खेले और ऐसे ही वो बातें कर रहे थे। बाद में बेओल कहती है कि दूसरे बच्चों को भी बात करनी है तो मैं फोन रख देती हूँ। इन्हो बाहर आकर देखता है तो जीवन सो गई थी ऑलरेडी सोफे पे। तो इन्हो डिश वॉश करता है और जून के ऊपर ब्लैंकेट डालता है और खुद रूम में चला जाता है सोने को। सुबह जब होती है तो जून उठती है और वो डर जाती है कि मैं यहाँ कैसे सो गई, और वो इन्हो के हाथ पर पाँव रख देती है जिसे इन्हो भी चिल्लाते हुए उठ जाता है और वो वही सोया हुआ था उसके पास। जून बौखलाते हुए कहती है कि टाइम क्या हुआ है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इन्हो टाइम देखता है और उसे बेओल की बातें याद आती है कि अपने लिए एक गर्लफ्रेंड लाए
और वो जून से कहता है कि वो आ रही है, तुम्हें जाना होगा। जून कहती कि कौन? इन्हों कहते कि मेरी बेटी। और वो बाहर भागते हैं, पर जून अपना बैग और फोन भूल गई थी, तो इन्हों फिर से अंदर जाकर वो लेकर आता है और वो दोनों लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लिफ्ट में जून उसे कहती कि तुमने अलार्म क्यों नहीं लगाया? इन्हों कहता कि मैंने लगाया था पर पता नहीं। जून कहती कि हमने कुछ किया तो नहीं ना, मतलब हमने खाना खाया और फिर सो गए है ना, यही सब क्या। और तभी लिफ्ट खोलती है और सामने सुहेन, बेओल और सियोजिन खड़े थे। बेओल इन्हों को देख पापा कहती है। जून शॉक हो जाती है उसे देख। इन्हों जून की पर्स पीछे छुपाता है और तभी बिफोर का दिखाते हैं कि इन्हों जून के पास कैसे आया। रात को जो नींद में ही बड़बड़ा रही थी घबरा कर, तो इन्हों उसके पास आता है और उसके हाथ में हाथ रखता है और सब ठीक है कहता है और वो वही सो जाता है। एंड यही एपिसोड 5 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगी है और लोग बिल्डिंग्स को खाली कर रहे हैं, जिसमें जून और उसके डैड भी थे और वो नीचे आ रहे थे। तो एक बच्चे को देखते ही जो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। जून के डैड जून को बाहर सेफली ला देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं अभी आया। जून उससे जाने नहीं देती, पर वो कहते कि पापा वापस आएंगे और वो अंदर जाते हैं उस बच्चे को बचाने के लिए, और वो वापस ही नहीं आते कभी। जून उनका वेट करती रहती है पर वो नहीं आते क्योंकि वो मर गए थे। जून बहुत रोती है कि आपने बोला था कि आप वापस आएंगे। और यही सब जून अपने ड्रीम्स में देख रही थी प्रेजेंट में, और इन्हों उसे शांत करने के लिए उसके पास आता है। एंड वही वो सुबह होती है और वो दोनों घबरा कर लिफ्ट की तरफ भागते हैं और उन्हें बेओल, सुहान और सियोजिन मिलते हैं। जून बेओल को देख चेहरा छुपा लेती है बालों से अपने, और बेओल उन्हें मतलब जून को देख ही नहीं पाती और यूनो उसे बैग दे देता है और वो वहां से भाग जाती है। बेओल लिफ्ट में कहती है कि वो कुछ फैमिलियर लगी रही थी, मैंने उसे कहीं तो देखा है। और यूनो से पूछती कि आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। यूनो को हिचकी ही लग जाती है और वो नहीं नहीं कहता है। सुहेन और यूनो बैठे थे और यूनो की हिचकी अभी रुक गई थी। सुहेन बताती है कि बेओल रो रही थी, तुम वहां पर नहीं थे इसलिए, और मैंने उसे कंफर्ट किया एक कैंडी देकर। इन्हो सुहेन को थैंक यू कहता है। सुहेन पूछती कि कल तुम लेट आए थे क्या, तो इन्हो नहीं कहता है और वो कहती कि फिर ये ब्लैंकेट सोफे पर क्यों है। तो इन्हो भागता है और उठाकर कहता है कि मैं ये साफ करते वक्त भूल गया, और कहता है कि मैं आज सियोजिन को संभालूंगा। सोयान उसे थैंक यू कहती है और देखती है कि उसके डिश वॉशर में 2 डिश पड़ी है और सोचती है कि कल यहाँ पर कोई आया था क्या। जो उनको मैसेज करने लगता है कि सॉरी और तुम घर पहुंची या नहीं, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जोन यहाँ घर पर पहुंचती है और सोचती है कि बेओल इन्हों की बेटी है, हो सकता है उन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है, और हंसती है और उस स्टैम्प को देखती है। इन्हों ऑफिस पहुंचता है और लिफ्ट बंद हो रही थी तो वो ओपन करने को कहता है, और जब वो फिर से ओपन हो जाती है तो जून थी वहां पर। इन्हों जून को गुड मॉर्निंग बोलता है और जून उसे कहती कि तुम्हारा वीकेंड अच्छा था है ना। मेरा भी, बस अगर किसी ने मुझे घर से निकाला ना होता तो इन्हों सॉरी कहता है और कहता है कि आप घर पहुंची सेफली। तो जून कहती कि इसलिए तो ऑफिस आई हूँ और तुमने बहुत जल्दी पूछ लिया। वैसे तुम्हारी बेटी ने कुछ कहा? खैर छोड़ो। और फिर उसे साफ साफ पूछते हैं कि तुमने मुझे घर से बाहर क्यों निकाला, और इन्हों भी कहता है कि आप क्यों भागी थी फिर। और तभी लिफ्ट खुलती है और वो बाहर चले जाते हैं। यंगसियोक काम कर रही थी और उसकी बेटी आती है तो यंगसियोक को सुई लग जाती है, और उसकी बेटी जूही कहती है कि मुझे आपके हाथ को देखकर डर लगता है, क्या हालत बना रखी है आपने। यंगसियोक जूही को बताने लगती है कि ऑफर के बारे में, पर जूही कहती है बिना उसकी बात सुने ही कि आप ये काम करना बंद कर दो, कुछ चंद पैसों के लिए शॉप क्यों चला रही हो, और अपनी क्या हालत बना रखी है, ये शॉप बंद ही कर दो आप। यंगसियोक बहुत सोचती है और अब कुछ बड़ा करने का वो सोच रही थी और पीपल्स जाती है। क्वांगी उसे देख बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी जॉब बच गई, और उसे थैंक यू भी कहता है क्योंकि यंगसियोक ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया था। जून और मिसियो खाना खा रहे थे। मिसियो कहती कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमने डेलिक्स लाइन के लिए एक कैंडिडेट ढूंढ लिया, और ये सब इन्हों की वजह से हुआ है। तुमने उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया या नहीं? तो जून कहती कि किस लिए, ये तो उनका काम है। तो मिसियो कहती कि ओह तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। लास्ट टाइम इन्हों काम की बात कर रहा था और वो भी बेओल ट्रिप पर गई थी, छुट्टी के टाइम पर भी वो
तुम्हारे ही बारे में सोचे जा रहा था। और जून कहती कि वो बात यहाँ मत लाना, तुम सबने पार्टी कैंसिल कर दी और मैं अकेली वहां पर चली गई। तो मिसियो कहती कि तो मैं क्या करती, मैं तो खुद सैड थी पार्टी कैंसिल होने की वजह से। वैसे अब सच बताना, इन्हों की कुकिंग अच्छी लगी या नहीं? जून कहती कि हाँ अच्छी तो है। और बेओल इन्हों की बेटी है वो कहती है। तो मिसियो बताने लगती है कि हाँ, और उसने बेओल की अच्छे से परवरिश की है ना? जून हाँ कहती है और पूछती है कि वैसे कब से वो उसे अकेले ही पाल रहा है? तो मिसियो कहती है कि इन्हों और बेओल की माँ का डिवोर्स हुआ था बेओल के फर्स्ट बर्थडे पर ही, और वो दोनों कॉलेज के फेमस कपल थे और उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ही शादी कर ली थी, पर जल्द ही उनका डिवोर्स भी हो गया था। कांग सेओ तो बहुत सरप्राइज था कि उनका डिवोर्स हो गया है। जून पूछती है कि पर उन्होंने डिवोर्स क्यों लिया? तो मिसियो कहती कि कांग सेओ को नहीं पता है एग्जैक्टली, और ना ही इन्होंने कभी बताया। इन्होंने खुद संभाल कर बेओल को बड़ा किया है, और सिंगल पेरेंट होना आसान नहीं होता, और पेरेंटल लीव की वजह से उसका करियर होते होते रुक गया। मिसियो कहती कि पर मैं क्यों इतनी बातें कर रही हूँ उसके बारे में? तो जून कहती कि वो कोई और थोड़ी है। तो मिसियो कहती कि क्या? तो जून कहती कि मतलब वो मेरा सेक्रेटरी है ना, इसलिए, और तुमने तो कहा था कि एम्प्लॉयज के साथ घुलो मिलो। मिसियो कहती कि ठीक है। बेओल बीमार थी इसलिए उसने लीव ली थी, और उसी की वजह से ही उसकी जॉब भी चली गई। जून कहती कि हाँ वो एक अच्छा पिता है। इन्हों बेओल को नेल पेंट लगा रहा था। जून को दिखाने के लिए बेओल ये सब कर रही थी, और कहती है कि मैं भी आपको उस लेडी से एक दिन जरूर मिलवाऊंगी। और वो ऐसे ही बातें करे जा रहे थे। बेओल इन्हों को भी नेल पेंट लगाती है, और इसके बाद वो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे को जून यंग सेओ को प्रोफाइल सेओजिन को दिखाती है, और उन्हें यंग सेओ की स्किल भी टेस्ट करने को कहती है, और कहती कि मैं ऐसे ही किसी को आपको रेकमेंड नहीं करूंगी। तभी सीईओ जिन की सेक्रेटरी आती है और एक आर्टिकल उन्हें दिखाती है जिसमें लिखा था कि लग्जरी बैग जो डेलिक्स लाइन से है वो फेक है, और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। और ये उसी लग्जरी सेलर का आरोप था जिसने उनका कैंडिडेट चुराया था, और वो इसे सॉल्व करने के लिए निकल जाते हैं। इन्हों अपनी मोबाइल में सर्च करता है और उसे पता चलता है, तो वो यंग सेओक को भी वो दिखाता है, और वो उस बैग को देखती है और कहती है कि पर ये तो फेक नहीं लग रहा है, पर जब तक मैं सामने से नहीं देखती तब तक मैं श्योर नहीं हो सकती। और जून कहती कि देखने पर आप पहचान सकते हो, और वो उस बैग को टेस्ट करती है और बताती है कि ये रियल बैग है, मैंने अपनी तरफ से जांचा है। वो कहती है कि इसकी कॉपी हो सकती है पर लीदर की कॉपी नहीं कर सकते कोई भी। हर एक ब्रांड का अलग अलग स्टैंडर्ड्स होता है लीदर का। मैंने ये नेचुरली जितना मैंने महसूस किया उससे ये बताया है। सीओ जिन कहता है कि क्या मैं उस पर ट्रस्ट करके इतना बड़ा रिस्क ले सकता हूँ? तो जून कहती है कि ये तो आप पर है। सीओ जिन कहता है कि ये सब ना होता अगर तुमने मिस्टर कांग को खोया ना होता तो जून कहती कि तुम्हें उस पर भरोसा है तो मान लो कि ये फेक है। सीओ जिन की सेक्रेटरी कहती कि आपको जल्दी से डिसीजन लेना होगा और बैग को मैन्युफैक्चरर के पास भेजना होगा ताकि वो इस बैग को पब्लिकली क्लियर करेंगे कि ये फेक है या रियल। यहाँ स्कूल में सीओ जी ने एक लड़के को धक्का दिया था और वो उसे सॉरी कहने को कह रहा था। टीचर उसकी कंप्लेंट करती है सुहान की माँ से। टीचर बताती है कि उस लड़के को ज्यादा चोट नहीं आई है। सियोजिन की दादी कहती है कि सियोजिन ने ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो उसने ऐसा क्यों किया? तो टीचर कहती है कि उस लड़के ने सियोजिन को टीज किया था इसलिए उसने ऐसा किया, बाकी उसने मुझे कुछ बताया नहीं है। दादी बेओल और सियोजिन को लेकर घर जा रही थी और वो सियोजिन से प्यार से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वो बेओल के सामने कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो दादी बेओल को कांगसेओ की लाइब्रेरी के पास छोड़ती है। जून भी लाइब्रेरी आई थी और वो बेओल को बाहर ही बैठे देखती है तो पूछती है कि क्या कर रही हो। वो कैट को देख रही थी तो जून भी बैठ जाती है उसके साथ और वो दोनों उसे निहार रही थी। बेओल कहती है पर वो अकेला है, तो जून कहती कि उसकी माँ को ढूंढे हम। तो बेओल सैड होकर कहती कि उसकी माँ ने ही उसे छोड़ दिया होगा। तो जून कहती कि फिर हम उसके पापा को ढूंढते हैं, हो सकता है उसके डैड उसे ढूंढ रहे हो। और जून बताती है कि मेरी माँ मर गई है और ये सीक्रेट है, जब मैं यंग थी तब, और मेरे सिर्फ पापा थे। तो बेओल कहती कि आपको दूसरे बच्चे चिढ़ाते नहीं थे?
तो जून कहती कि मैं ऐसे बच्चों के साथ खेलती ही नहीं थी। जून कहती कि अपने पेरेंट्स में से मम्मी या पापा कोई भी एक हमें बहुत प्यार करे तो यही बहुत होता है। और तभी वो कैट भाग जाती है और बेओल भी उसके पीछे भाग जाती है रास्ते पर। यहाँ सियोजिन दादी को बताता है कि वो लड़का मुझे और बेओल को टीज कर रहा था कि हमारी हाफ फैमिली है। सियोजिन कहता है कि दादी हमारी फैमिली कोई हाफ नहीं है, मेरे पास मॉम है, दादी है। और दादी कहती कि तुमने अच्छा किया पर फिर से मत करना, ये बुरी बात होती है, मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, दादी कहती है। उसके बाद वो लाइब्रेरी जाते हैं जहाँ कांगसियोक बता रहा था कि बेओल यहाँ आई ही नहीं। दादी बहुत घबरा जाती है। कांगसियोक बाहर देखने जाता है और दादी इन्हों को कॉल करने लगती है पर वो उठा ही नहीं रहा था क्योंकि वो क्वांगी के साथ बात कर रहा था कि सभी आर्टिकल में उस बैग का फेक होने का ही दावा है। और क्वांगी कहता है कि आई होप यंग सेओक राइट हो। और इन्हों उसे कॉल करने लगता है और देखता है कि उसके फोन में सू हेवन की माँ का कॉल आया है तो वो उन्हें कॉल बैक करने लगता है। पर तभी उसे कांगसेओक का कॉल आता है और उसे बेओल के बारे में पता चलता है और वो मिस सियो से कह के निकल जाता है वहां से जल्दी जल्दी में। इन्हों कार में था और परेशान था। तभी उसे जीवन का कॉल आता है और वो कहती है कि बेओल मेरे साथ है। वो बेओल बाइसिकल से टकरा गई थी और गिर गई थी तो मैं उसे हॉस्पिटल लाई हूँ, उसे ज्यादा चोट नहीं आई है। इन्हों हॉस्पिटल पहुंचता है और जब बेओल को देखता है तब उसे राहत मिलती है। बेओल उसे सॉरी कहती है कि कैट भाग गई थी और मैं भी उसके पीछे पीछे भाग गई उसे बचाने के लिए। जून बताती है कि ज्यादा नहीं चोट लगी है, डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हों पूछता है लेकिन आप बेओल के साथ कैसे? तो बेओल बताती है कि वही लेडी है लाइब्रेरी वाली। जून को इन्हों थैंक यू कहता है और कहता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि वो आप होगी। तो जून कहती कि कोई बात नहीं, तुम जाओ बेओल के पास। पर इन्हों काम के बारे में बात करने लगता है तो जून कहती कि बेओल के बारे में सोचो आज के लिए, और वो चली जाती है वहां से। जून मिस सियो को कॉल करती है और मीटिंग कैंसिल करने को कहती है। और तभी ग्वांग आता है और वो मिस सियो की बातें सुनता है कि वो कह रहे थे कि तुम इन्हों से मिली थी और ठीक है कह के फोन वो रख देती है। ग्वांग पूछता है कि क्या हुआ तो मिस सियो कहती है कि इन्हों बेओल को ढूंढने गया था और वो जून के साथ थी। ग्वांग हंसता है और धीमी आवाज में बड़बड़ाता है कि दोनों हमेशा साथ क्यों मिलते हैं और क्या मैं ये सब इमेजिन कर रहा हूँ। और कहता है कि चलो हमारी मीटिंग तो कैंसिल हो ही गई है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। सुहेओन सियोजिन को सुलाती है और उसकी माँ उसे कहती कि क्या वो सो गया? तो सुहेओन कहती कि हाँ वो सो गया, मैं बेओल से मिलके आती हूँ हॉस्पिटल से। उसकी माँ कहती कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि इन्हों मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। सुहेओन कहती कि चिंता मत करो और थोड़ा आराम करो माँ। उसकी माँ कहती कि मैंने आज रियलाइज किया कि सियोजिन अब बेबी नहीं रहा और तुम कब तक उसे सीक्रेट रखोगी, अभी टाइम है उसे बताने का। और सियोजिन ठीक है कह के वहां से चली जाती है। जून इन्हों को फिर से मिलने आती है और उसने इन्हों के लिए खाना लाया था और इन्हों वो ले लेता है और वो बैठ के बातें करते हैं। जून पूछती कि तुम ठीक हो? पर इन्हों कहता कि पता नहीं, अब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ इस टाइम पर। जून कहती कि तुम अच्छा कर रहे हो और जब बेओल को तुम्हारी जरूरत होती है तुम उसके पास होते हो और बेओल को ये बात पता होगी कि तुम कितने एफर्ट्स ले रहे हो। और कहती कि हमेशा ऐसे ही बेओल के साइड रहना। और इन्हों भी सिर हिलाता है। सैड था वो बहुत ही। जून उसके हाथ पर हाथ रखना चाहती थी पर नहीं रख पाती। सुहेओन भी हॉस्पिटल आती है और वो जून को वहां देखती है और इन्हों को बताता है कि ये सुहेओन है राइटर। तो सुहेओन बीच में ही कहती है कि मैं इन्हों की फ्रेंड हूँ और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जून उसे हेलो कह के वहां से जाने लगती है और इन्हों उसे छोड़ने उसके साथ जाने लगता है। पर जून कहती है कि मैं ठीक हूँ, आने की कोई जरूरत नहीं है और वो चली जाती है। सुहेओन वो सब देख रही थी और वो इन्हों से पूछती है कि बेओल कैसी है और वो अंदर जाते हैं। नेक्स्ट डे CW ने एक आर्टिकल छापा था कि डेलुक्स लाइन बैग को प्रूव कर पाएगा या नहीं। आर्टिकल पर वो और यूट्यूब पर कह रहे थे कि वो बैग फेक है और कह रहे थे कि अगर ये बैग फेक निकला तो डेलुक्स लाइन बैंकरप्ट हो जाएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि डेलुक्स लाइन ने एक मामूली अप्रेजर को हायर किया है। जून और इन्हों यंगसियोक की शॉप पर जाते हैं पर शॉप बंद थी, मतलब वहां पर कोई नहीं था। वहां उसकी बेटी जूही दिखती है उन्हें और वो उससे वो आर्टिकल दिखाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। जूही कहती है और अगर मॉम का अप्रेजर गलत हो गया तो
क्या होगा। तो जून कहती है कि नहीं, यंगसेok किसी मुसीबत में नहीं फंसेगी अगर ये गलती हो भी गई तो। पर जॉब ऑफर उनकी कैंसिल हो सकती है। वैसे उन्हें अभी तक हायर तो नहीं किया गया है। जूही कहती है कि मैंने उन्हें कहा था कि वो अपना काम बंद कर दे, मैं उन्हें और दर्द में नहीं देख सकती, इसलिए। इनो कहता है कि क्या तुमने अपनी माँ से कभी पूछा कि वो क्या चाहती है। उन्होंने अपने 37 ईयर इसमें लगाया है और सिर्फ 2 साल की लीव ली थी, और वो भी तुम्हें बड़ा करने के लिए। जो ही कहती है कि मुझे पता है और इसीलिए ही तो मैंने उन्हें थोड़ा आराम करने को कह रही हूँ। इनो कहता है कि यंगसेok ने मुझसे कहा कि वो जब काम करती है तो वो हैप्पी रहती है, उन्हें अपना काम बहुत पसंद है। जूही को तो रोना ही आ जाता है। तभी यंगसेok वहां आती है और वो कहती कि जूही, मैं काम नहीं कर रही हूँ, और वो जून और इनो को साफ साफ बताती है कि वो नहीं करना चाहती ये काम, और वो रो भी रही थी। वैसे भी मुझ पर कोई बिलीव ही नहीं करा, तो मैं नहीं करना चाहती ये सब। जूही देखती है तो वो कहती कि मॉम, मैं आप पर बिलीव करती हूँ ना। तो और इन्हो और जून को कहती है कि मेरी माँ ने पूरी लाइफ खर्च की है बैग्स पर, और जो वो कह रही है वो सच है, और वो माँ बेटी एक दूसरे को देखकर रोती है। और जूही कहती है कि आप जो चाहती है वो कीजिए। अब नेक्स्ट डे मैन्युफैक्चरर का रिजल्ट आने वाला था कि क्या वो बैग फेक है या रियल। सीईओ जिन वो रिजल्ट देखते हैं और बताते हैं कि हाँ, वो बैग रियल है, और सभी खुश हो जाते हैं। सीईओ जिन यंगसेok को कहते हैं कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और अब न्यूज में भी था कि वो बैग डेलुक्स लाइन का रियल है। जोंगवॉन हेजिन के सामने खड़ा था और वो उससे माफी मांग रहा था। हेजिन कहती है कि पीपल्स ने बेटर कैंडिडेट ढूंढा है, तुम्हें थैंक यू कि सीडब्ल्यू ने अपनी पोजीशन खो दी है ऑनलाइन शॉपिंग में। तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, तुम्हें कुछ करके दिखाना ही होगा, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हेजिन ग्वांग के डैड से मिलती है और ग्वांग के डैड कहते हैं कि उसे कि तुम्हारे पास ढेर सारे प्रोजेक्ट है, तो हर बार मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है कि तुम फेल हो गई हो, और मैं तुम्हारे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, और फिर कभी मुझे मिलना मत, जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें खुद कॉल करूंगा। और कहते हैं कि तुमने मुझे ट्रस्ट करने जैसा कुछ नहीं दिखाया अभी। हेजिन कहती कि फिर से ऐसा नहीं होगा, और मैं प्रूव करूंगी कि मैं राइट चॉइस हूँ आपके लिए। जियोन और यूनहो जा रहे थे और यंगसेok वहां आती है और थैंक यू कहती है उन्हें, और वो जियोन को एक पाउच देती है एज अ थैंक यू, और इन्हो को टिकट्स देती है और कहती कि ये परफॉर्मेंस के है जो मेरी बेटी ने ऑर्गेनाइज किया है, और उसने 2 टिकट्स भेजी है। और इन्हो कहता है कि मैं वहां जरूर अटेंड करूंगा, और वो चली जाती है। इन्हो जून से पूछता है कि क्या आप मेरे साथ आएगी परफॉर्मेंस देखने, क्योंकि वो 2 टिकट्स थे। तो जून कहती कि क्यों, वो तुम्हारे लिए है। इन्हो कहता है कि आई एम ग्रेटफुल कि आपने यंगसेok पर भरोसा किया, पर जून कहती कि मैंने कोई भरोसा नहीं किया था उस पर, मुझे रिजल्ट पहले से ही मालूम था, मैं ऐसे ही बैकअप प्लान के सिवा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। इन्हो शॉक और जीवन ड्रॉक करती है। जो उन गलत कार की तरफ जाती है तो इन्हो कहता है कि वो नहीं है हमारी कार, और वो अपनी कार की तरफ जाते हैं। और जब ऑफिस पहुंचते हैं तो इन्हो जून से कहता है कि क्या हम अपनी कार पर कोई स्टिकर लगाए, तो जून कहती कि क्या मैं बच्ची दिखती हूँ तुम्हें। और वो बात कर ही रहे थे तभी पीछे से ग्वांग आता है और उन्हें देख ही रहा था दूर से, और कहता है कि तुम दोनों ज्यादा ही क्लोज होते जा रहे हो, मुझे जेलसी करवा रहे हो। जॉन कहते ही है कि हम क्लोज दिखते हैं, जो नहीं है, तो ऐसा कहने की ट्राई भी मत करना कभी। ग्वांग इन्हो को कहता है कि क्या ये तुम हैरेस नहीं करती, अगर करती हो तो मुझे जरूर बताना। और वो जून के कंधे पर हाथ रखने लगता है, मतलब रख देता है, और जीवन वो निकाल देती है। पर इन्हों को वो देख अजीब लग रहा था, जैसे जेलस हो रहा हो। क्वांग कहता है कि यंगसेok जीत गई, मैंने सुना। तो इन्हों खुन्नस निकाल के कहता है कि हाँ, क्योंकि जून ने उस पर बिलीव किया एंड तक। जून कहती है कि मैंने उस पर बिलीव नहीं किया था, ओके। तो इन्हों कहता है कि अगर रिजल्ट आपको नहीं पता होता तब भी आप उस पर बिलीव करती ही। ग्वांग और वो आमने सामने आते हैं, उसे कॉल आता है तो ग्वांग और जून ही जाते हैं लिफ्ट में। ग्वांग कहता है कि इन्हों सोचता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पर इन्हों तुम्हारे लिए कैसा है। जून कहती कि ये कैसा सवाल है, वो मेरा सेक्रेटरी है, और क्या कह सकते हो। जून घर पर थी और उस पाउच में अपना बिजनेस कार्ड रखती है जो यंगसेok ने उसे दिया था एज अ थैंक यू, और वो बेड पर सोने जाती है, पर उसे वहां पर नींद ही नहीं आ रही थी, तो वो सोफे पर आ जाती है फिर से।
वहाँ उसकी पिल्स भी खत्म हो गई थी और वो सोचती है कि इन्हों के घर पर मैं कैसे सो गई थी, और वो सोफा सर्च करती है कि कौन सा होगा। इन्हों का सोफा, और उससे गलती से इन्हों का कॉल लग जाता है और वो फोन को ही फेंक देती है डर के। इन्हों भी जगा हुआ था तो वो फोन को कॉल बैक करता है, तो जून और भी डर जाती है और डरते डरते फोन उठा लेती है और सोने की एक्टिंग करती है और पूछती है कि शायद मुझसे नींद में ही कॉल लग गया। वैसे तुम्हारा सोफे का मॉडल क्या है? एक्चुअली मुझे सोने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मेरी नींद बहुत सेंसिटिव है। तो इन्हों कहता है कि तो आप सो नहीं रही थी अभी तक। तो जून कहती है कि वो तुमने उठाया ना, इसलिए अब मुझे नींद नहीं आ रही है। इन्हों कहता है कि सोफे का मॉडल मैं कल देखकर बताऊंगा आपको। वैसे आज क्या मतलब, आप ऑलरेडी जगी है? तो जून कहती है कि तुम्हारी मेहरबानी से। इन्हों कहता है कि मेरी वजह से? वैसे मुझे जब नींद नहीं आती तो मैं दूध पीता हूँ। तो जून कहती है कि सबके घर में दूध नहीं होता, ओके, कोई और सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? तो इन्हों कहता है कि मैं बुक्स पढ़ूं आपके लिए। तो जून कहती है कि क्या मैं बच्ची हूँ? तो इन्हों कहता है कि आप बच्ची से कुछ अलग भी नहीं हो, और सॉरी कहता है। जून कहती है कि ठीक है मैं देखती हूँ, और फोन रखने लगती है और वो दोनों भी सो जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड देखती है कि जून बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आई है और कहती है कि तुम कहीं जा रहे हो आज? तो जून कहती कि नहीं। तो ऑफिस में ग्वांग जून को ही कॉल लगा रहा था, पर तभी जून उसके सामने ही आ जाती है और वो कहता है कि इन्हों को आज मैं काम पर ले जा रहा हूँ उसके एक्सपीरियंस के चलते, और आज शायद हमारी मीटिंग लेट भी हो जाएगी। जून ठीक है कहती है। ग्वांग कहता है कि आज तुम इतनी ड्रेसअप क्यों हुई हो? तो जून कहती कि ये मेरी यूजुअल आउटफिट है और चली जाती है वहां से इतरा के। ग्वांग सोचता है कि ये डिफरेंट क्यों लग रही है मुझे, कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऑफिस में जून इन्हों को मैसेज करती है कि फोकस ऑन मीटिंग, क्योंकि इन्हों कह रहा था कि मैं परफॉर्मेंस को टाइम पर आ जाऊंगा। जून टाइम को देखते देखते काम पूरा करती है और वहां परफॉर्मेंस पर पहुंच जाती है और इन्हों का वेट ही कर रही थी कॉफी लेके। इन्हों आता है और वो एक दूसरे को देखते हैं और जून उसे कॉफी देती है और वो एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। एंड यही एपिसोड 6 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।